हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग स्टार्ट करने रहे हैं क्या? आज हम लोग करेंगे एलएलपी 2008 का रिवीजन। दोस्तों चले हम लोग अच्छे से रिवीजन करते हैं। मैं चाहता हूं कि ये पूरे एक ही वीडियो में पूरा एलएलपी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं एग्जाम के लिए सारे पूरे हो जाए। और जनवरी में अगर आप एग्जाम दे रहे हो या मई में एग्जाम दे रहे हो, सब बेहतरीन हो। तो 26 की तैयारी में हम लोग लग गए हैं, चाहे जनवरी हो या फिर हो मई। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या? एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट 2008। सबसे पहली बात क्या कि एक्ट आया कब? भाई नाम में ही लिखा है 2008 2008। बहुत बढ़िया। देखो इसके कुछ कुछ जो बातें हैं लोग बेसिक इंफॉर्मेशन एक्ट का ले लेते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ द एक्ट क्या है? एलएलपी एक्ट 2008। कब आया था? डेट ऑफ नोटिफिकेशन क्या है? नोटिफाई कब हुआ था ये एक्ट? 2009 जनवरी 2007 में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड फाइनेंस। कुछ याद आ रहा है? चैप्टर नंबर 1 इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था लॉ बनाने की जिम्मेदारी लॉ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की होती है। तो थोड़ा सा वहां पे थोड़ा सा याद आ सकता है आपको। चलो ये पार्लियामेंट में कब पास हुआ था? 2008। कौन सा दिन? 12 दिसंबर 2008 में ये पास हुआ था। और इसी वजह से इसका एक्ट जो है 2008 है, क्योंकि प्रेसिडेंशियल एसेंट जो है हमारे राष्ट्रपति जी इस पे जो मोहर लगाए थे, साइन किए थे, वो कब लगाए थे भैया? 2009 में। और ये होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है। ये एक्ट होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है। कितने सेक्शन है? 81 सेक्शन है। शेड्यूल कितने हैं? 4 शेड्यूल कितने हैं? पूरे के पूरे 4 शेड्यूल हैं। बहुत बढ़िया। अब आगे आते हैं। ये एक्ट का पर्पस क्या है? ये एक्ट बनाया ही क्यों गया था? तो ये एक्ट बनाने का 2 ही पर्पस था। एलएलपी को फॉर्म करना, एलएलपी को जिससे बन सके और एलएलपी इससे रेगुलेट हो सके। तो फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और जो भी इससे जुड़े हुए हैं लोग, उनको सही से रेगुलेट किया जा सके। ये हम लोग का बेसिक ऑब्जेक्टिव है ये एक्ट बनाने का, एलएलपी एक्ट 2008। चलो अब हम लोग बात करते हैं कितने शेड्यूल थे। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 4 शेड्यूल है। कितने? पूरे के पूरे 4 शेड्यूल। सबसे पहले फर्स्ट शेड्यूल क्या बोलता है? शेड्यूल नंबर 1 बोलता है क्या? जब भी एग्रीमेंट नहीं होगा तो म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज पार्टनर्स के और एलएलपी के कैसे डिसाइड होंगे? तो होंगे कौन से? शेड्यूल 1 लगा के। तो जब भी एग्रीमेंट नहीं होगा कौन सा शेड्यूल लगा देंगे? आंख बंद करके शेड्यूल नंबर 1 यानी कि फर्स्ट शेड्यूल, यानी कि क्या? फर्स्ट शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल बात करता है कन्वर्जन का। किसका कन्वर्जन भैया? फर्म से एलएलपी। अगर कोई नॉर्मल पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाला फर्म है तो अगर एलएलपी बनना चाहता है तो कौन सा शेड्यूल के तहत काम करेगा? सेकंड शेड्यूल के तहत काम करेगा। और थर्ड शेड्यूल में हम लोग बात करते हैं कोई प्राइवेट कंपनी है अगर एलएलपी बनना चाह रही है, कोई प्राइवेट कंपनी की भी तो आकांक्षा अभिलाषा हो सकती है कभी ना कभी एलएलपी बनने की। क्यों होंगी? क्यों नहीं हो सकती है? मान लो सही से बात नहीं बन रहा, मन कर रहा है कि हम लोग एलएलपी की तरह काम करें, कम कंप्लायंसेस है, ज्यादा चक्कर नहीं है इधर उधर का लॉ का, तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग एलएलपी बन जाए। तो कौन सा शेड्यूल लगाएंगे? थर्ड शेड्यूल लगाएंगे। उसके बाद क्या? अगर आपको बनना है, मतलब अगर आप हो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, वैसी लिस्टेड वाली नहीं जो एनएससी बीएससी पे रजिस्टर्ड है, आप वैसे हो जो कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं हो, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अगर आपको एलएलपी बनना है तो लगाओगे क्या? फोर्थ शेड्यूल। तो बताओ भाई कितने शेड्यूल हैं? पूरे के पूरे 4 शेड्यूल हैं। जब एग्रीमेंट वगैरह नहीं रहेगा, फॉर्मल एग्रीमेंट आपने खुद से नहीं बनाया तो कौन सा शेड्यूल लग जाएगा? शेड्यूल नंबर 1। सेकंड शेड्यूल फॉर्म टू एलएलपी, थर्ड शेड्यूल प्राइवेट कंपनी टू एलएलपी, और चौथा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी टू एलएलपी। ये हम लोग का 4 शेड्यूल है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी, कौन देखेगा एलएलपी एक्ट को? तो सिंपल बात, कंपनी को कौन देखता है? एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो एलएलपी को भी कौन देखेगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और उसमें कौन सा? आरओसी को ही भाई। तुम तो कंपनी को भी देखते हो, तुम्ही को जिम्मेदारी है किसको भी देखने की? तुम्हारी जिम्मेदारी किसको देखने की? एलएलपी को ही देखने की। तो ये जिम्मेदारी एमसीए के तहत मिला गया है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एमसीए का ही ऑफिसर होता है, इसलिए आरओसी को ही जिम्मेदारी दी गई है।
अच्छा, रूल्स कौन बनाएंगे? एलएलपी के लिए रूल्स कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगा। और वो रूल्स को नोटिफाई कैसे करेगा? तो गवर्नमेंट का अपना पेपर, ऑफिशियल गैजेट के तहत, ऑफिशियल गैजेट के तहत। अच्छा, क्या ये रूल को चेंज भी कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट? हाँ, जब मन करे चेंज कर देगा। जैसे 2000 हम लोग के कौन से 21 के करीब इसमें चेंजेस आए थे। अच्छा, क्या 1932 पार्टनरशिप एक्ट जो है इस पे एप्लीकेबल है? नहीं बाबा नहीं, वही से तो पिंडी छुड़ाने के लिए, पीछा छुड़ाने के लिए एलएलपी में आए, तो वो कैसे वो एक्ट यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा? तो एप्लीकेबल ही नहीं है एलएलपी में। अमेंडमेंट कब आया था? 2021 में, 13 अगस्त 2021 को इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट, मतलब कंप्लायंस को इजी करने के लिए हम लोग बनाए थे, मतलब अमेंडमेंट आया था। एलएलपी की आखिर जरूरत क्यों है? क्योंकि हमको चाहिए लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की जैसे, और फ्लेक्सिबिलिटी पार्टनरशिप की जैसे। देखो, पार्टनरशिप 1932 वाला जो हम लोग बात करें बहुत फ्लेक्सिबल है, अपने मन से रूल्स बनाते हैं, अपने मन से काम करते हैं, बहुत ज्यादा चक्कर नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है काम करने की। वहीं लिमिटेड लायबिलिटी वहां पे नहीं, जबकि कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी है। तो हम लोग चाह रहे थे दोनों मर्ज हो जाए, कुछ ऐसा हो कि दोनों ही का गुण मिल जाए एक में। तो हम लोगों को क्या मिल गया? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है पार्टनरशिप के जैसे, और साथ में क्या है? और कंपनी के जैसे लिमिटेड लायबिलिटी है। तो अब बात आ रही है कि वाई एलएलपी वाज इनएक्टेड। तो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म में अनलिमिटेड लायबिलिटी होता था और सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता। अच्छा, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब समझ रहे हो ना, कि फॉर्म अलग और पार्टनर्स अलग। ऐसा पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नहीं था। तो हम लोग चाह रहे थे कुछ ऐसा जो आपके ऑनर्स जो हैं, ऑनर्स हैं और एंटिटी है, ये दोनों अलग अलग दिखे, ये दोनों अलग अलग काम करे। इसीलिए हम लोग चाह रहे थे कि दोनों अलग अलग हो जाए। इसी को बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। होप सो आपने पढ़ रखा हो। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब दोनों अलग अलग ट्रीट किए जाएंगे। लॉ की नजर में दोनों अलग अलग है, जैसे मैं और आप दोनों अलग अलग है कि नहीं? बिल्कुल है। तो वैसे ही सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब दोनों। तो जनरली पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो पार्टनरशिप होते हैं वहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है। यानी पार्टनरशिप अगर लायबल है तो पार्टनरशिप लायबल है अपने आप। पार्टनरशिप फॉर्म पे केस अगर हो रहा है तो पार्टनर्स पे भी केस हो जाएगा। लेकिन अगर कंपनी के केस में ऐसा होता है, कंपनी पे अगर लायबल है, कंपनी पे अगर हम लोग केस कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि मेंबर्स पे केस हो। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, जो कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नहीं था। ये बेसिक चीज है कि इसके कारण से हम लोग को कहां आना पड़ा एलएलपी में, जहां पे क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। और एक बात मैं बता दूं, जहां जहां रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है वहां वहां सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। जैसे कंपनी ले लो, जैसे कि आप कौन सा ले लो, एलएलपी ले लो, जैसे कि आप कौन सा ले लो, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत ले लो, तो वहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी आ ही जाता है। तो भाई एलएलपी एक्ट 2008 वाज इनेक्टेड टू अलाउ एंटरप्रेन्योर्स एंड प्रोफेशनल टू क्या करने के लिए? अपना बिजनेस खोलने के लिए लिमिटेड लायबिलिटी के साथ, इंटरनल फ्रीडम के साथ, जैसे कि ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में हो रहा था। तो ये कॉर्पोरेट बैलेंस बिटवीन कॉर्पोरेट एक्सट्रैक्शन एंड फॉर्मेलिटी इनफॉर्मेलिटी ऑफ पार्टनरशिप, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी पार्टनरशिप के जैसी, और मतलब लिमिटेड लायबिलिटी किसकी जैसी? कंपनी की जैसी। यही बात बार बार बोलेगा ये एक्ट। चलो, तो एडवांटेज ऑफ एलएलपी क्या है भैया? एडवांटेज चलो क्या है एडवांटेज देखते हैं। सबसे पहली बात, एग्रीमेंट बेस्ड स्ट्रक्चर। काम कैसे होगा? तो एग्रीमेंट के साथ। अगर एग्रीमेंट नहीं खुद से बनाओगे तो शेड्यूल 1 लग जाएगा। लेकिन खुद से बनाना चाह रहे हैं तो बनाओ भैया, बात ही क्या है दिक्कत? अगर खुद से बनाना चाह रहे हो तो आप बना सकते हो, म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत बना सकते हो। अपना प्रॉफिट शेयरिंग अपने हिसाब से रखो, अपना रोल एंड ड्यूटीज बताओ, और कोई झगड़े होंगे तो कैसे निपटाओगे, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ये भी बता दो। तो ये एग्रीमेंट को आप कस्टमाइज कर सकते हो अकॉर्डिंग आपके टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से। आपका अपना एग्रीमेंट, चमचमाता हुआ एग्रीमेंट आपके हिसाब से बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फ्लेक्सिबल एंड फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज। तो बोल रहा है कि एलएलपी को कंपनीज के तुलना में कम लीगल बर्डन्स हैं, कम लीगल जिम्मेदारी है, लॉ फॉलो करने की कम जिम्मेदारी है। जैसे
LLP enjoy minimum regulatory burden. There is no requirement of board meeting. बोर्ड मीटिंग जैसे डिजिग्नेटेड पार्टनर का मीटिंग की बात है, वैसा कुछ बहुत ज्यादा इसमें फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। जबकि कंपनी में तो बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा, एनुअल जनरल मीटिंग करना पड़ेगा एक बार साल में, आपको हर चीज का रिजोल्यूशन बनाना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, ये सब बहुत सारा झमेला है। यहाँ पे ऐसा कुछ झमेला नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसा कुछ झमेला नहीं है। किसमें? एलएलपी में। आ जाओ, फॉर्मेशन कैसे होगा? पूरी तरीके से ऑनलाइन है, एमसीए की वेबसाइट पे जाके इसको बना सकते हैं, एकदम आसान तरीका भैया, एकदम ही जल्दी बन जाएगा। तो कोई भी इस बात का टेंशन नहीं है कि एलएलपी बनेगा कैसे। जैसे कंपनी को बनाना भी अब आसान हो चुका है, और एलएलपी को बनाना तो उससे भी आसान है, उससे भी आसान है। तो क्या बोला? इजी फॉर्मेशन कंप्लीटली ऑनलाइन भैया, एमसीए पोर्टल। तो कितने लोग चाहिए? 2 ही लोग चाहिए, 2 ही लोग चाहिए। और अपर लिमिट कितने लोग हो सकते हैं? मैक्स टू मैक्स जितना मन करे उतना रखो, जितना मन करे उतना रखो, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। चलो, लिमिटेड लायबिलिटी होगा क्या? हाँ, इसीलिए तो आए, और यही नहीं दोगे तो हम लोग जाएं तो जाएं किधर? अरे भैया, लिमिटेड लायबिलिटी मिलेगा ही मिलेगा। पार्टनर से आप लिमिटेड लायबिलिटी मतलब ये लोग अपने हिसाब से अपना कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं और लिमिटेड लायबिलिटी भी रख सकते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, इनकी लायबिलिटी कहां तक होगी? जितना इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, जितना इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया उतना ही तक इनकी लायबिलिटी होगी, उससे ज्यादा उनको घर से कुछ नहीं देना पड़ेगा। मतलब फर्म चाहे कहीं भी जाए, कितना भी लायबिलिटी हो जाए, बीवी के गहने सुरक्षित है, बेच के नहीं देना है। चलो, लिमिटेड लायबिलिटी। उसके बाद आगे है क्या? उसके बाद फ्लेक्सिबल कैपिटल कंट्रीब्यूशन, अपने हिसाब से कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सकते हो। कोई ऑथराइज कैपिटल वाला सिस्टम नहीं है जो कि कंपनी में होता है, यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। पार्टनर्स चाहे तो कैश के रूप में अपना कंट्रीब्यूशन ला सकते हैं, टेंजिबल एसेट्स के रूप में ला सकते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स के रूप में भी अपना कंट्रीब्यूशन ला सकते हैं। तो हम लोग का जैसे नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर बाइक लेके आ रहा है, कार लेके आ रहा है, कोई बिल्डिंग दे रहा है, वैसे ही सेम यहाँ पर भी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब बोला कि इजी डिसोल्यूशन है, इसको बंद करना है तो कैसे करेंगे? अच्छा, मरने का 2 ही तरीका होता है, या तो खुद से मर जाओ या फिर कोई और मार देगा। तो यहाँ पर भी 2 ही तरीका है, या तो खुद से मर जाओ, वॉलंटरी मर जाओ, मतलब डिसोल्यूशन करवा लो अपना, या फिर ट्राइब्यूनल ऑर्डर देके आपको बंद कर देगा जोर जबरदस्ती। कब देगा? ट्राइब्यूनल मतलब कौन? एनसीएलटी। ट्राइब्यूनल मतलब कौन? यहाँ पे एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। अच्छा, ट्राइब्यूनल मतलब सिंपली समझो कोर्ट, कंपनीज एक्ट का कोर्ट, कंपनीज एक्ट का कोर्ट की बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अब आते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है? क्या है मीनिंग? अच्छा, आ जाओ आ जाओ भाई मेरे। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक न्यू फॉर्म ऑफ लीगल एंटिटी है जिसमें वही बात क्या बात? लिमिटेड लायबिलिटी है कंपनी के जैसे, फ्लेक्सिबिलिटी है पार्टनरशिप के जैसे। ये अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है। अल्टरनेटिव मतलब क्या? अल्टरनेटिव इसलिए क्योंकि आपको उसमें नहीं जाना है, किसमें? कंपनीज में नहीं जाना है, आप एलएलपी में आ जाओ। अगर आपको लिमिटेड लायबिलिटी चाहिए अपने पार्टनर्स का, अगर आप कम कॉस्ट में, कंप्लायंस मतलब रूल फॉलो करने का कॉस्ट, कम कॉस्ट में काम करना चाहते हो तो लो कंप्लायंस कॉस्ट एलएलपी खोलो। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर को ट्रेडिशनल पार्टनरशिप की तरह ऑर्गेनाइज करके चलना चाहते हो, किधर जाओगे? एलएलपी आ जाओ। चलो, तो थोड़ा आज जान लो इसमें। अब मैंने छोटी छोटी सी बातें लिखी हैं एलएलपी के बारे में। एलएलपी के बारे में क्या छोटी छोटी सी बातें और लिखी है मैंने, देखो। ये न्यू फॉर्म ऑफ लीगल एंटिटी है, इसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है। अच्छा, एलएलपी का ओन लायबिलिटी, और एलएलपी का ओन लायबिलिटी क्या होगा? हमेशा एक बात होता है, देखो, फर्म की लायबिलिटी अनलिमिटेड ही होती है, पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है, या मेंबर्स की लायबिलिटी, जैसे कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है ना कि कंपनी की, वैसे एलएलपी में पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। एलएलपी की खुद की लायबिलिटी क्या है? वो तो हमेशा ही क्या रहेगी? अनलिमिटेड। मतलब एलएलपी जब तक जिंदा रहेगी, जितना भी लोन लिया सबको लौटाना पड़ेगा, सब कुछ को लौटाना पड़ेगा। लेकिन पार्टनर्स की लायबिलिटी हमेशा क्या होती है? लिमिटेड। तो यही बात बोल रहा है कि एलएलपी की अपनी लायबिलिटी तो उसके फुल एसेट्स तक रहेंगे, मतलब उसको सब कुछ देना पड़ेगा। लेकिन पार्टनर का लायबिलिटी हमेशा क्या रहेगा? लिमिटेड रहेगा। इंटरनल फ्लेक्सिबिलिटी है क्या? हाँ, म्यूचुअल एग्रीमेंट से तय कर लेंगे ना इंटरनल फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कितना काम करेगा,
किसको कितना पैसा देना है, किसकी क्या ड्यूटीज हैं, सारी इंटरनल फ्लेक्सिबिलिटी। ये हाइब्रिड फॉर्म क्या है, क्योंकि दोनों मिला के, कौन कौन मिला के भैया, कौन मिला के, कंपनी और ट्रेडिशनल पार्टनरशिप। लो कंप्लायंस कॉस्ट, क्योंकि इसके खर्चे कम लगेंगे कंपेयर टू कंपनी। तो वही बात एलएलपी वाली सुरक्षा और पार्टनरशिप वाली दोस्ती। आ जाओ भैया, आ जाओ। डिफिनीशन पे चलते हैं। अब सबसे पहले डिफिनीशन क्या है, किसका डिफिनीशन हम लोग पढ़ेंगे, बॉडी कॉर्पोरेट। ये बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब यहाँ पे ऐसा बॉडी जो कॉर्पोरेट की तरह काम करता है। वाह मोदी जी वाह, क्या बात बोल रहे हैं आप। मतलब सिंपली दो ही चीज आपको याद रखना है, क्या, एक तो कंपनी के बारे में याद रखना है, एक एलएलपी के बारे में आपको याद रखना है। अच्छा, कंपनी कौन, जो कि इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया हो, और एक क्या, जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हो, ये अपने को देखना है। और एलएलपी के बारे में क्या ध्यान रखना है, एलएलपी भी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, दूसरा इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हो। तो अपने को इतना देखना है, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट में मतलब इतना ही। पहला ए मींस ए कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन, यही जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होता है, इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड होता है, उसको हम लोग कौन से सेक्शन 2 क्लॉज 20 में पढ़ते हैं, तो वो कंपनी को बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे। दूसरा, कोई भी कंपनी अगर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हो, यानी कि फॉरेन कंपनी, और ये फॉरेन एलएलपी, फॉरेन कंपनी या फॉरेन एलएलपी, इंडियन एलएलपी, इंडियन कंपनी, फॉरेन एलएलपी, इंडियन एलएलपी, बेसिकली इंडियन फॉरेन। तो ये बात बोल रहा है कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड जो इंडिया हो उसको हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हो उसको बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे। लिमिटेड लायबिलिटी रजिस्टर्ड अंडर दिस एलएलपी जो इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी कॉर्पोरेट। एंड चौथी बात, एलएलपी जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी कॉर्पोरेट। लेकिन इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे कॉर्पोरेशन सोल को। कॉर्पोरेशन सोल क्या होता है, जब एक पर्सन ना पूरे ऑफिस को होल्ड कर रहा होता है, जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जैसे कि प्रेसिडेंट वगैरह, वो सब क्या होता है, कॉर्पोरेशन सोल। मतलब एक पर्सन ना पूरे ऑफिस को होल्ड कर रहा है, बेसिकली कॉर्पोरेशन सोल। दूसरा, कोऑपरेटिव सोसाइटी इसमें हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय सेंट्रल ऑफिशियल गजेट में उसको भी नहीं इंक्लूड करेंगे। मतलब किस किस को भी नहीं इंक्लूड करेंगे, नॉर्मली बात करो। क्या HUF बॉडी कॉर्पोरेट है, नहीं। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है बॉडी कॉर्पोरेट का, क्योंकि आगे बहुत सारी जगह पे बॉडी कॉर्पोरेट लिखा हुआ है, और बॉडी कॉर्पोरेट ही ऐसा काम कर सकता है, जो भी काम हम लोग पढ़ने वाले हैं ऐसा लिखा हुआ है। तो इसलिए बॉडी कॉर्पोरेट का डिफिनेशन जानना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। HUF बॉडी कॉर्पोरेट है, नहीं। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या बॉडी कॉर्पोरेट है, नहीं। क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट है क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये तीन तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो कौन है, एलएलपी एंड कंपनीज, बस इतना ही। कंपनी एंड एलएलपी ही क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है। चलो आ जाओ। तो सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट में क्या बोलता है, वो बॉडी कॉर्पोरेट में इंक्लूड होगा। एलएलपी रजिस्टर्ड इन इंडिया बॉडी कॉर्पोरेट में इंक्लूड होगा। एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड होगा, मतलब माना जाएगा किस में, बॉडी कॉर्पोरेट में। और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया जो कंपनी है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट में इंक्लूडेड होगा। क्या नहीं होगा, कॉर्पोरेशन सोल, कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में रजिस्टर्ड हो, या फिर कोई भी स्टेट जैसे बिहार कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड हो, कहीं पर भी रजिस्टर्ड हो, तो उसको हम लोग नहीं मानेंगे। क्या नहीं मानेंगे, तो उसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे। या एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो नोटिफाई करे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को जिसकी इच्छा करे तो नहीं बनेगा बॉडी कॉर्पोरेट, तो वो नहीं बनेगा बॉडी कॉर्पोरेट। अगर सेंट्ल गवर्नमेंट को ऐसा लगे कि ये तो बनने लायक ही नहीं है। तो ये अपना बॉडी कॉर्पोरेट का डिफिनेशन है। तो बॉडी कॉर्पोरेट मतलब सिंपली
जैसे कि जो सेक्शन 2 क्लॉज 20 में रजिस्टर्ड कंपनीज है, जो कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया है। दूसरी बात, जो एलएलपी इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है और जो एलएलपी आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड है, तो ये होंगे बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा, बिजनेस का मतलब क्या? बिजनेस मतलब बिजनेस कोई भी जो कि ट्रेड है, प्रोफेशन है या सर्विस दे रहे हैं, और कोई भी ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी में आप इंगेज हो, सबको हम लोग बिजनेस बोलेंगे। लेकिन उसमें कोई भी चीज इंक्लूड नहीं करेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे कि ये बिजनेस नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे कि ये बिजनेस नहीं है। अब बताओ, क्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का काम हम लोग कर रहे हैं तो उसको बिजनेस बोलेंगे? नहीं बोलेंगे भैया। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कब हो गया? तो अगर कोई एनपीओ का काम करने के लिए या एनजीओ मतलब नॉर्मल सोशल एक्टिविटी करने के लिए आ रहा है तो एलएलपी बना सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, पहले शॉर्ट में नहीं, बिल्कुल भी नहीं बना सकता। चलो चलो चलो, डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन है? कौन है ये? जैसे कंपनी में होते हैं डायरेक्टर, वैसे ही एलएलपी में होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर। मतलब सारे कंप्लायंस की जिम्मेदारी इन पे, जो भी रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं, काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, सारे मक्खन की तरह ओवरऑल सब कुछ फंक्शनलिटी देखना का जिम्मेदारी किसकी है? डेजिग्नेटेड पार्टनर की। तो कौन से सेक्शन में डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में लिखा गया है? सेक्शन नंबर 7। तो सेक्शन 7 में जिन पार्टनर का जिक्र किया जाएगा उनको क्या बोला जाएगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर। फॉलो फॉर रीजन सेक्शन 7। तो बोल रहा है क्या? डेजिग्नेटेड पार्टनर हम लोग कौन से सेक्शन में देखेंगे? तो सेक्शन 7 में जिसका नाम लिखा रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डेजिग्नेटेड पार्टनर। आ जाओ, ए डेजिग्नेटेड पार्टनर इज वन हु ऑफिशियली नेम्ड, कौन से में? सेक्शन 7 में। दीज पार्टनर्स होल्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स, साइनिंग फॉर्म्स एंड इंश्योरिंग एलएलपी कंप्लायंस। ओके, अब एंटिटी का मतलब क्या? एंटिटी मतलब वही एंटिटी में जहां भी पढ़ेंगे बॉडी कॉर्पोरेट को हम लोग एंटिटी मानेंगे। एंटिटी मींस बॉडी कॉर्पोरेट, और इसमें इंक्लूड करेंगे कौन कौन से सेक्शन में? सेक्शन 18, सेक्शन 46, सेक्शन 47, और इन सेक्शन में जो भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा फॉर्म रजिस्टर्ड है, जो फॉर्म रजिस्टर्ड है, उनको भी हम लोग मानेंगे एंटिटी। हर केस में हम लोग मानेंगे एंटिटी सिर्फ इन सेक्शन में, हर केस में तो हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट को मानेंगे, लेकिन इन स्पेसिफिक सेक्शन में हम लोग को किसको भी एंटिटी मान लेना है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाले को, पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाले को। अब फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है? ये भी कोई पूछने की बात है भैया। फाइनेंशियल ईयर मतलब होता है 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। लेकिन यहां पे थोड़ी सा और बात जानने की जरूरत है। क्या है? फाइनेंशियल ईयर मतलब वही 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग और नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च। जैसे 2000 अभी कौन सा चल रहा है? 2025-26। तो हम लोग बात करें 1/4/2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक को हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल ईयर। लेकिन एक चीज हम लोग को देखना है, कोई भी अगर एलएलपी रजिस्टर्ड होता है आफ्टर 30 सितंबर, मतलब 30 सितंबर के बाद रजिस्टर्ड हुआ, मतलब 1 अक्टूबर को रजिस्टर्ड हुआ, 5 अक्टूबर को हुआ, 30 नवंबर को हुआ, 12 जनवरी को हुआ, 10 दिसंबर को हुआ, कभी भी रजिस्टर्ड अगर हो रहा है 30 सितंबर के बाद, तो लॉ ने उनको एक फ्लेक्सिबिलिटी दिया। बोला कि तुम्हारे तो इस साल अब कम ही महीने है ना, ज्यादा तो महीने है नहीं, तुम ऐसा करो ना, अपना ईयर इस 31 मार्च को क्लोज मत करो, तुम ना नेक्स्ट ईयर ले जाओ। मतलब क्या बोला जा रहा है कि मान लो लेट सपोज 20 दिसंबर को कोई एलएलपी रजिस्टर्ड की, 20 दिसंबर को, तो ये चलना कब तक चाहिए था? कायदे से तो 31 मार्च 2026 में, 20 दिसंबर 2025 को अगर रजिस्टर्ड हो रहा है तो 31/3/2026 में इसको क्या हो जाना चाहिए था? 31/3/2026 को इसका फाइनेंशियल ईयर बंद हो जाना चाहिए था, मतलब बुक को क्लोज करना पड़ेगा 31/3/2026 को। लेकिन लोग बोलते हैं नहीं नहीं, ऐसे कैसे, इतने दिन के लिए काम करोगे क्या? थोड़ा सा बुक को बढ़ा चढ़ा अच्छा से दिखाओ यार। तो लॉ बोलता है क्या, आप ऐसा कीजिए ना, आप 31 मार्च 2026 को बुक क्लोज मत कीजिए, आप इस दिन क्लोज मत कीजिए, आपको हम एक नया डेट देते हैं। कौन सा? 31/3/2027 तक बिजनेस को चलाइए, 27 में जाके बुक क्लोज का काम कीजिए।
मतलब आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा वो करीब करीब कितने महीने का हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा इधर 12 महीने और इधर दिसंबर से मार्च, तो आपको करीब कितना हो गया, मतलब हाँ 15-16 महीने के आसपास का हो जाएगा। तो मैक्स टू मैक्स आप अगर देखा जाए, अगर 1 अक्टूबर को आप रजिस्टर्ड हो रहे हो तो 6 महीने आपको 31/3/2026 तक रहेगा, और उसके बाद 12 महीने आपको और मिल जाएंगे, मतलब 1 अप्रैल से लेकर मतलब 2027 का मार्च में आपको बंद कर सकते हो अपना बुक को। द फाइनेंशियल आपको यहां तक ले जा सकते हो 31/3/2027 तक, मतलब 18 मैक्स टू मैक्स 18 महीने का पीरियड आपको मिल जा रहा है। तो मतलब लेकिन इसमें यह है कि दिक्कत कहाँ आ रही थी, बोला कि हाँ ठीक है हम लोग अगर 30 सितंबर से पहले बनाएंगे तो हम लोग को उसी साल का मतलब फॉलोइंग ईयर के जो 31/3 है, मतलब 31 मार्च है, वहां पे हम लोग को कंप्लीट करना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर। अगर 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट अगर कर रहे हैं तो हम लोग नेक्स्ट ईयर लेके चलेंगे। ये सब ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स बोला कि क्या बात कर रहे हो तुम, हमको क्या मतलब है एलएलपी क्या बोलता है, इनकम टैक्स है 1961। बोला हमको नहीं मतलब है यार एलएलपी एक्ट में क्या क्या लिखा है, हम अपने कायदे से चलेंगे, तुमको अपना कुछ भी करना है करो, हमको उसका टेंशन नहीं लेना है, हमको तो हर साल ही टैक्स चाहिए। अगर तुम एलएलपी बन गए हो तो तुम हमको टैक्स दोगे, भले ही 2 महीना काम किए हो इस साल, मान लो तुम जनवरी में स्टार्ट किया अपना, जनवरी 2026 में स्टार्ट किया तो हमारा 31/3/2026 को इनकम टैक्स के हिसाब से तुम्हारा, तो हम मान लेंगे कि फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया। भले ही एलएलपी कुछ भी तुमको रियायत दे, कुछ भी तुमको फ्लेक्सिबिलिटी दे, हमको मतलब नहीं है, हमको तो चाहिए अपने हिसाब से टैक्स, क्योंकि हम है इनकम टैक्स। तो उसके हिसाब से आपको जो बुक्स बनाने पड़ेंगे वो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से बनाने पड़ेंगे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बहुत काम की बात नहीं है, तब तो दिक्कत हो जाएगा। एक तो आप इनकम टैक्स के हिसाब से बना रहे हो उस ईयर में, और फिर आप क्या करोगे फाइनेंशियल एलएलपी के हिसाब से अलग बना रहे हो। चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो आपको इनकम टैक्स के हिसाब से जैसा हम एक काम बार में काम निकल जाएगा। तो यही बात बोल रहा है क्या, However, in case of LLP incorporated after 31st March of the year, financial year may in 31st March of the नेक्स्ट फॉलोइंग दैट ईयर, मतलब 2027 की बात कर रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर, इनकम टैक्स का अपना यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर है। इन कीपिंग विद द इनकम टैक्स लॉ द फाइनेंशियल ईयर शुड ऑलवेज भी, बोलो कि फाइनेंशियल अगर एलएलपी को इनकम टैक्स के हिसाब मतलब काम करना ही पड़ेगा तो उसको इनकम टैक्स के हिसाब से ही रखना पड़ेगा। तो बोल रहा क्या रहा है देखो, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड बिफोर 31st मार्च, तो इसका फाइनेंशियल ईयर कब होगा, 31st मार्च ऑफ द सेम फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा। 30 सितंबर के पहले बना है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 31 मार्च को क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर इनकॉर्पोरेट हुआ है कब, एलएलपी इनकॉर्पोरेट आफ्टर 31st मार्च, तो कब होगा 31st मार्च अपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, 18 महीने का लॉन्गर पीरियड मिल जाएगा। लेकिन एज पर इनकम टैक्स लॉ ये 31st मार्च ही हमेशा रहेगा। यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर इज मैंडेटरी, एलएलपी को हमेशा ही कैसे बनाना पड़ेगा, एज पर इनकम टैक्स एक्ट। सो सेपरेट आईटीआर मस्ट बी फाइल फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर, इनकम टैक्स के हिसाब से उसको सेपरेट आईटीआर ही फाइल करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो तो ऐसे के एक एग्जांपल है देख लो, इफ एलएलपी आज इनकॉर्पोरेटेड 15 अक्टूबर 2019 देन इट्स फाइनेंशियल ईयर में बी फ्रॉम 15 अक्टूबर, मतलब 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट हुआ है तो कब मिल जाएगा, कायदे से इसको होना कब चाहिए था, कायदे से तो होना चाहिए था 31/3/2020 को ही, लेकिन लॉ फ्लेक्सिबिलिटी देके क्या बोला, 31/3/2021 तक तुम कर सकते हो काम भैया। चलो अच्छा, फॉरेन एलएलपी, अब आते हैं हम लोग का फाइनेंशियल क्या हो गया है, डन। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे फॉरेन एलएलपी। तो फॉरेन एलएलपी मतलब क्या होता है, इनकॉर्पोरेटेड एलएलपी फॉर्म्ड बना, इनकॉर्पोरेट हुआ या रजिस्टर्ड हुआ आउटसाइड इंडिया बना है, लेकिन क्या है वो लेकिन बात, लेकिन अपना इसका एस्टैब्लिश ए प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है। कहने का मतलब क्या है, या तो इंडिया में इसका फैक्ट्री है, या तो इंडिया में इसका एजेंट है,
या तो वेबसाइट इंडिया में ऑपरेट अपना कर रहा है, या कोई ब्रांच अगर इंडिया में है तो हम लोग मान लेंगे क्या ये फॉरेन एलएलपी है, मतलब ये इंडिया में काम कर रहा है। फॉरेन एलएलपी बाहर बना है लेकिन इंडिया में काम कर रहा है, एस्टैब्लिश प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में भी है। और इसको इंडिया में आते ही आरओसी को बताना पड़ेगा कि हम आ चुके हैं इंडिया में और प्लीज हमको काम करने की इजाजत दी जाए, आरओसी को बताना पड़ेगा। इतना ये काम होता है फॉरेन एलएलपी का। तो एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP means partnership means a partnership formed and registered under the LLP मतलब इंडियन LLP यानी कि LLP एक्ट के 2008 के हिसाब से LLP मतलब क्या? तो LLP मतलब कोई भी LLP जो 2008 एक्ट में रजिस्टर्ड हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? LLP अंडर दिस एक्ट। ये तो नॉर्मल सी बात है। LLP किसको बोलेंगे? तो भाई जो 2008 के एक्ट के हिसाब से LLP एक्ट 2008 के हिसाब से रजिस्टर्ड हो उसको LLP बोलेंगे इस सेक्शन में, मतलब इस सेक्शन में बोलते पूरे एक्ट में। अब फॉरेन LLP क्या बोलेंगे? जो फॉरेन में इनकॉर्पोरेटेड हो, रजिस्टर्ड हो या फिर फॉर्म्ड हुआ हो लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पे है? इंडिया में है किसी भी तरीके से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉरेन LLP। अब बात आती है कि स्मॉल ना अभी आते हैं पहले स्मॉल, तो आगे पढ़ेंगे। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होगा? एग्रीमेंट के बारे में अब हम लोग को पढ़ना है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट मींस एनी रिटन एग्रीमेंट, कोई भी रिटन एग्रीमेंट। क्या ओरल एग्रीमेंट चलेगा? रिटन। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट मींस रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ LLP और बिटवीन LLP एंड इट्स पार्टनर। मतलब कोई सा भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि पार्टनर्स के बीच में है, जो कि LLP एंड पार्टनर्स के बीच में है, जिससे म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज डिसाइड होते हैं। एग्रीमेंट क्या है भाई? जहां पे टर्म्स एंड कंडीशन लिख देते हैं उसी को तो एग्रीमेंट बोलते हैं। जहां पे लोग राजी एग्री हो जाए टर्म्स एंड कंडीशन पे, वही तो एग्रीमेंट है। तो बोल वही रहा है कि जहां पे राइट एंड ड्यूटीज लिखे हो, जहां पे लिखा हो कि किसको क्या करना है, तो वो सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? उस सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट। अच्छा, एग्रीमेंट चाहे तो खुद बना लो, खुद नहीं बनाओगे तो शेड्यूल 1 लग जाएगा। अब आता है कि पार्टनर मतलब क्या? पार्टनर मतलब एनी पर्सन जो कि पार्टनर है LLP में। वाह, पार्टनर रिलेशन टू LLP मींस एनी पर्सन हु बिकम्स पार्टनर इन LLP इन अकॉर्डिंग LLP एग्रीमेंट। LLP एग्रीमेंट के हिसाब से जो कोई भी पार्टनर है उसको पार्टनर बोलेंगे LLP का। इतना जीवन आसान है। तो पार्टनर मतलब क्या? जो भी पार्टनर है LLP में, मतलब क्या? जो भी मतलब सिंपल मतलब है एग्रीमेंट में जिसका नाम पार्टनर के रूप में लिखा रहेगा वो सभी पार्टनर है। यहां इतना समझो पहले, एक्ट तो इतना बोल रहा है। चलो तो एनालिसिस करते हैं कि पार्टनर इज समवन हु जॉइंस LLP एज पर LLP एग्रीमेंट विदाउट बीइंग पार्ट ऑफ एग्रीमेंट। ए पर्सन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज पार्टनर इन लॉ। इट कैन बी इंडिविजुअल, बॉडी, कॉर्पोरेट। कौन कौन पार्टनर बन सकते हैं? आई मीन कौन कौन LLP फॉर्म कर सकते हैं? तो कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट LLP फॉर्म कर सकता है और वो इंडिविजुअल के साथ भी फॉर्म कर सकता है और 2 LLP मिलके भी फॉर्म कर सकते हैं। मतलब 2 LLP मिलके भी क्या LLP बना सकते हैं? हाँ। 2 कंपनी मिलके भी क्या LLP बना सकते हैं? हाँ। 2 इंडिविजुअल मिलके भी क्या LLP बना सकते हैं? हाँ। क्या एक इंडिविजुअल और एक LLP मिलके भी LLP बना सकता है दूसरा? हाँ। क्या एक इंडिविजुअल और एक कंपनी मिलके भी एक नया LLP बना सकता है? हाँ, बिल्कुल। चलो तो यही बात बोल रहा है कि LLP पार्टनर। अच्छा, तो पार्टनर कौन होगा? तो जो लोग मिलके बनाएंगे LLP, जिनका नाम एग्रीमेंट में लिखा रहेगा, सभी को हम लोग पार्टनर बोलेंगे। हाँ, अब आता हूं कहां पे? स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, स्मॉल LLP पे। सबसे पहले स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मींस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप दैट जिसमें कंट्रीब्यूशन क्या हो? मतलब कैपिटल कंट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड 25 लाख। सारे लोग कैपिटल मिला के 25 लाख से ज्यादा ना हो, 25 लाख से ज्यादा ना हो कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जो कि ज्यादा हो सकता है। मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है? 5 करोड़ तक। 25 लाख से ज्यादा रूल में लिखा है कि अभी कितना है? 25 लाख। बढ़ कब सकता है? कभी भी 5 करोड़ तक। और
एज पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, इसका मतलब है कि जो भी ये लोग अकाउंट्स एंड बनाएंगे जिसमें सॉल्वेंसी डिक्लेयर करते हैं लोग, जो हम लोग सॉल्वेंट है तो उसको अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी ये लोग जो बनाएंगे पिछले साल में इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब एक साल पीछे हम लोग को देखना। जैसे इस साल हम लोग अगर देखेंगे स्मॉल एलएलपी कोई बनाया कि नहीं, तो उसका पिछले साल का हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, उसका बुक ऑफ अकाउंट्स देखना पड़ेगा। तो टर्नओवर पिछले साल में कितना नहीं है, 40 लाख से ज्यादा नहीं बढ़ा हो, 40 लाख से ज्यादा नहीं बना हो। तो अगर नॉर्मल बात करें तो 25-40 का ही लिमिट है। 25 लाख हम लोग को देखना है कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 40 लाख से ज्यादा टर्नओवर नहीं होना चाहिए, तो इसको हम लोग स्मॉल एलएलपी बोल देंगे। जो कि मैक्सिमम कितना जा सकता है, मैक्सिमम अगर हम लोग बात करें तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन 5 करोड़ हो सकता है, जो कि अभी तो नहीं है, फ्यूचर में हो सकता है बढ़ा के कितना कर दे, 5 करोड़। और टर्नओवर कितना बढ़ा के कर दे, 50 करोड़ रुपीस, 50 करोड़ रुपीस। लेकिन अभी आज के डेट की बात करें तो आज के डेट में हम लोग मानेंगे कि कितना है लिमिट, तो 25 लाख और 40 लाख का लिमिट है। 25 लाख कैपिटल कंट्रीब्यूशन अगर 25 लाख तक है, मतलब दोनों का दोनों कंडीशन पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही कंट्रीब्यूशन देखेंगे एंड लिखा हुआ है। तो अगर कोई स्मॉल एलएलपी हम लोग मानेंगे, अच्छा इतना क्यों जोड़ देना है स्मॉल एलएलपी, सिंपल बात है, इनको रूल एंड रेगुलेशन कम लगेगा, इन पे रूल एंड रेगुलेशन कम लगेगा, इसलिए स्मॉल एलएलपी बोल रहे हैं। तो भाई इनका अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख तक है, सब लोग मिला के 25 लाख तक कैपिटल रखे हुए हैं और सभी लोग ना, मतलब टर्नओवर जो है फर्म का वो 40 लाख तक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल एलएलपी, एंट्री लगेगा, रूल एंड रेगुलेशन कम। अगर मान लो 50 लाख हो गया टर्नओवर, तो स्मॉल एलएलपी की कैटेगरी में नहीं आएंगे, भले इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख के अंदर ही हो। या अगर टर्नओवर 40 लाख के नीचे ही है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ऊपर है, तब भी इसको स्मॉल एलएलपी हम लोग नहीं बोलेंगे। यानी कि दोनों के दोनों कंडीशन पूरे होने चाहिए। और एक भी कंट्रीब्यूशन, अगर एक भी कंडीशन पूरा नहीं होता है तो इसको स्मॉल एलएलपी नहीं बोलेंगे और इन पर रूल एंड रेगुलेशन ज्यादा लगाएंगे। तो स्मॉल एलएलपी पे कम लगता है और जो स्मॉल एलएलपी नहीं होता उस पर ज्यादा रूल एंड रेगुलेशन लगता है। हाँ हाँ, चलो भैया देख लो चार्ट में देख लो। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन टोटल कितना होना चाहिए, 25 लाख तक, जो कि गवर्नमेंट इंक्रीज कर सकता है 5 करोड़ तक। टर्नओवर कितना हो सकता है, 40 लाख तक, जो कि 50 करोड़ तक इंक्रीज किया जा सकता है। और एक अदर कंडीशन भी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी लगेगा वो लगा सकता है, ये लिख के रखता है कि हम लोग जो मन होगा वो कंडीशन लगा सकते हैं। तो लगाओ, जब लगाना होगा लगाना। अभी ऐसा है कि ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। पर्पस क्या है, कंप्लेंट्स करवाने का और रिड्यूस फाइलिंग फीस वगैरह सब कम करने का, ये इनका पर्पस है। तो लेट्स से 4 पार्टनर है, एक पार्टनर 5 लाख लगाता है, दूसरा 7 लाख, तीसरा 8 लाख और चौथा 3 लाख। तो बताओ कितना टोटल कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा, 23 लाख। और टर्नओवर मान के चलते हैं कितना है, 35 लाख। तो क्या एलएलपी स्मॉल एलएलपी में क्वालिफाइड है? हाँ। कुछ अलग कंडीशन गवर्नमेंट के हैं तो वो भी देख लेना सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। क्वेश्चन में आएगा तो बता के देगा कि कोई कंडीशन को सेंट्रल गवर्नमेंट बना के दिया था वो मीट हो रहा है कि नहीं। वो कंडीशन के बारे में ऐसे कुछ पढ़ना नहीं है अपने को। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन, क्या जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, वो हम लोगों पे एप्लीकेबल होगा क्या एलएलपी अगर रहेगा? तो भाई कैसे एलएलपी पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 कैसे लगा दोगे? उसी से बचने के लिए तो यहाँ आया, वो भी यहाँ पर भी आ जाएगा, तो फिर कहाँ तो जाए कहाँ, तो ये एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, पार्टनर कौन होंगे? तो पार्टनर होने के लिए क्या जरूरी है? पार्टनर होने के लिए जरूरी है क्या? कोई भी इंडिविजुअल पार्टनर बन सकता है और कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकता है एलएलपी में। अब हम लोग को देखना क्या है, देखना है कि जो पार्टनर बन रहा है वो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। अगर वो अनसाउंड माइंड है तो वो पार्टनर नहीं बन सकता। अच्छा, अनसाउंड माइंड मतलब पागल मतलब जो टर्म एंड कंडीशन नहीं समझ रहा है, वो पर्सन जो टर्म एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं समझ रहा है, ही इज कंसीडर्ड एज अनसाउंड माइंड। तो टर्म एंड कंडीशन नहीं समझ, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में हम लोगों ने बहुत सारा कंडीशन पढ़ा है अनसाउंडनेस का, तो वो सब यहाँ पे एप्लीकेबल है। बेसिकली ये बात बोल रहा है। तो कोई इंसान जो टर्म एंड कंडीशन नहीं समझ रहा है उसको अनसाउंड बोलेंगे, वो पार्टनर बनने लायक नहीं है। दूसरी बात, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, या फिर कोई भी पर्सन जो कि इंसॉल्वेंसी के लिए एप्लीकेशन दिया है। ये क्या होता है? देखो, मान लो एक पर्सन है,
इसकी एसेट्स 1 करोड़ की है और इसकी लायबिलिटीज जो है वो मान लो 2.5 करोड़ की होगी। एक तरीके से स्टेटस इसका कौन सा, इंसॉल्वेंट। स्टेटस वाइज ये क्या है, अभी भी इंसॉल्वेंट है। तो ये पार्टी कोर्ट के पास जाता है, बोलता है कि कोर्ट में हम अपने आप को ना एक इसी इंसॉल्वेंट, तो हम लोग मतलब स्टेटस एज तो इंसॉल्वेंट है ही हम लोग, तो हम लोग ना कोर्ट से अपने आप को इंसॉल्वेंट का सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं। हम लोग कोर्ट में जाते हैं और अपने आप को क्या कर लेते हैं, एडजुडिकेटेड करवा लेते हैं, कोर्ट के द्वारा एडजस्ट करवा लेते हैं एज इंसॉल्वेंट। ठीक है, तो ये पर्सन कोर्ट के पास जाएगा। तो ये मान लो कोई एप्लीकेशन दिया है कोर्ट को, कोई एप्लीकेशन दिया है, ये पार्टी कोई एप्लीकेशन दिया है कोर्ट को कि मुझे इंसॉल्वेंट घोषित कर दे, लेकिन कोर्ट में वो एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है। तो ये पार्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या ये पार्टी पार्टनर बन सकता है, क्या ये भी नहीं बन सकता। तो बोल रहा है कि कोई भी पर्सन he has applied for adjudicated as insolvent, तो जो इंसॉल्वेंट होने के लिए एप्लीकेशन वगैरह दिया है कोर्ट में, इसका एप्लीकेशन क्या है, पेंडिंग है, वो भी क्या नहीं बन सकता, वो भी पार्टनर नहीं बन सकता। दूसरा, एक मान लो ये पार्टी को कोर्ट ने मान लिया है इंसॉल्वेंट और ये अभी तक सारा लायबिलिटी को पूरा नहीं किया है, सारा लायबिलिटी को ये अभी तक पूरा नहीं किया है। अब सारा लायबिलिटी को पूरा नहीं किया है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। मतलब इंसॉल्वेंट ये तो है और लेकिन डिस्चार्ज नहीं है, यानी कि सारा लायबिलिटी को भी पूरा नहीं किया। अगर सारा लायबिलिटी को पूरा कर देता है तो डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट बोलते हैं, वो फिर पार्टनर बन सकता है। लेकिन ये है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, यानी कि ये पर्सन का पूरा लायबिलिटी चुकाया नहीं है, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी इसको कुछ ना कुछ देना बाकी है। तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं हम लोग अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और ये भी पार्टनर नहीं बन सकता है। तो अगर बात करें हम लोग तो कौन बन सकता है पार्टनर, तो भाई कोई भी इंडिविजुअल बन सकता है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट बन सकता है, यानी कंपनी, एलएलपी फॉरेन कंपनी, और एलएलपी फॉर्म्ड अब्रॉड मतलब आउटसाइड इंडिया अगर एलएलपी कोई फॉर्म बना है मतलब फॉर्म्ड हुआ है, वो भी क्या बन सकता है, वो भी बन सकता है क्या, तो बॉडी कॉर्पोरेट, यानी वो भी बन सकता है पार्टनर, वो बॉडी कॉर्पोरेट है वो पार्टनर बन सकता है। लेकिन एचयूएफ, ट्रस्ट, एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन ट्रस्ट और एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो नहीं बन सकता। क्या नहीं बन सकता है भैया, तो पार्टनर नहीं बन सकता। ये नहीं बन सकता। अरे किधर गए, Who cannot be partner, देखो भैया, अनसाउंड माइंड पार्टनर नहीं बन सकता, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं बन सकता और अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंसी। यही बात हम लोग अभी किए हैं। अच्छा, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एलएलपी में कितने हो जाए, मिनिमम एटलीस्ट 2 पार्टनर्स होने चाहिए। एटलीस्ट कितने पार्टनर होना चाहिए एलएलपी में, 2 के 2 पार्टनर होना चाहिए। अच्छा, अब बात है कि 2 पार्टनर हैं और एक पार्टनर या तो रिटायर हो गया है, यानी कि रिजाइन दे दिया है, या एक का किसी का डेथ हो गया है, तब क्या होगा। अच्छा, पार्टनर रिजाइन हो जाए या डेथ हो जाए, हम लोगों को 6 महीने का टाइम मिलता है, 6 मंथ्स का, कि आप एक नया पार्टनर जुगाड़ कर लो। ये तब जब 2 ही पार्टनर हैं आपके, तब अगर ज्यादा पार्टनर हैं तो मर जाए, कुछ हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम 2 का क्राइटेरिया तो फुलफिल हो रहा होगा। लेकिन अगर 2 ही पार्टनर हैं, एक के साथ कुछ गड़बड़ी हो जाए, या तो वो रिजाइन देकर चले जाए या उनका डेथ हो जाए, तो 6 महीने का वक्त मिलता है इसको सही करने का। अगर 6 महीने में कर दिए तो वेल एंड गुड है, अगर 6 महीने में आपने नया पार्टनर को ऐड नहीं किया है तो क्या होगा, आप लायबल होंगे। जो एक पार्टनर रहेगा वही लायबल होगा, पर्सनली लायबल हो जाएगा सारे काम के लिए। तब हम लोग ये सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कंसेप्ट को हटा देते हैं और वो एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड कर देते हैं। देखो, मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 पार्टनर्स रिक्वायर्ड ऑल टाइम्स, टेम्पोररी फॉर अगर अलाउड है 6 महीने तक, अगर 6 महीने तक का टाइम मिलता है नया पार्टनर को ऐड करने के लिए। 6 महीने के बाद क्या होगा, सोल पार्टनर बिकम्स पर्सनली लायबल फॉर एलएलपी ऑब्लिगेशन इनकर्ड आफ्टर 6 मंथ। तो ये एग्जांपल पढ़िए आप लोग, अमित एंड नेहा का एग्जांपल पढ़िए। अमित एंड नेहा पार्टनर्स इन एनएलएलपी, नेहा रिजाइन्स ऑन 1 जनवरी 2025 एंड अमित कंटिन्यू, अकेले ही चला रहा है, बोला कि आमी अकेला चलो रे, आमी अकेले ही सब कुछ ढाबो रे, मतलब अकेले ही सब कुछ ढा देंगे हम। तो क्या होगा इस केस में,
क्या ही होगा कि इस स्टेज में पार्टनर अगर 1 मार्च में ज्वाइन कर रहा है तो अमित इज अनअवेयर रहेगा, तो अमित पर्सनली लायबल हो जाएगा। अमित पर्सनली लायबल हो जाएगा अगर 6 महीने में क्या नहीं कर रहा है तो कोई और पार्टनर को अपॉइंट नहीं कर रहा है तो। अच्छा, अब आते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में। डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होते हैं? हु इज डेजिग्नेटेड पार्टनर? डेजिग्नेटेड पार्टनर इज ए पार्टनर इन एन एलएलपी हु इज लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंस। जो कि कंप्लायंस के लिए लीगली रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? डेजिग्नेटेड पार्टनर। जिसका जिम्मेदारी होगा फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स आरओसी में, मेंटेनिंग स्टेचुटरी रिकॉर्ड्स एंड इंश्योरिंग कंप्लायंस। मतलब कंप्लायंस को फॉलो करना, देखना कि काम मतलब जो भी अकाउंट सही से बन रहा है कि नहीं, कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल करना है आरओसी को तो वो हो रहा है कि नहीं, और कोई भी रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करना है वो सब हो रहा है कि सारी की सारी जिम्मेदारी डेजिग्नेटेड पार्टनर है। हाँ, तो मिनिमम नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर कितने चाहिए? कितने चाहिए? 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए। सबसे जरूरी बात, सारे के सारे इंडिविजुअल होने चाहिए। सारे के सारे क्या होने चाहिए? इंडिविजुअल। अब कम से कम एक इसमें से ऐसा इंडिविजुअल हो जाए जो भारत का क्या हो? रेसिडेंट हो। ये रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? कम से कम 120 दिन इंडिया में रहता हो। कम से कम 120 दिन इंडिया में रहता हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेसिडेंट। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेसिडेंट। तो हम लोग का ये चीज देखना है कि कम से कम कितना इंडिया में रहना चाहिए? वो 120 दिन इंडिया में रहना चाहिए। तो हम लोग को सबसे पहले देखना है क्या कि वो हो इंडिविजुअल। वो हो क्या? इंडिविजुअल। दूसरा है इंडिविजुअल में से कम मतलब दोनों के दोनों इंडिविजुअल चलेंगे क्या? दोनों के दोनों इंडिविजुअल चलेंगे। एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हु आर इंडिविजुअल। कम से कम 2 तो इंडिविजुअल चाहिए, उसमें से एक रेसिडेंट चाहिए इंडिया का। रेसिडेंट के लिए हम लोग को कितना देखना है? इंडिया में कम से कम 120 दिन रहा हो या रहता। देखो भाई, तो बोल क्या रहा है? बोल यही रहा है, यही सब बात बोलेगा और कहां से क्या बोलेगा। देखो बोल रहा है कि एवरी एलएलपी हैज एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर हु आर इंडिविजुअल एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर 2 तो चाहिए चाहिए। दोनों नेचुरल पर्सन चाहिए, मतलब इंडिविजुअल मतलब नेचुरल पर्सन। ऑब्वियसली बात है, बॉडी कॉर्पोरेट कांट बी डायरेक्टली एज बॉडी कॉर्पोरेट क्या बन सकते हैं? क्या डायरेक्टली नहीं, नॉमिनी रखना पड़ेगा उनको। नॉमिनी इंडिविजुअल को रखना ही पड़ेगा। बॉडी कॉर्पोरेट डायरेक्टली डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकते। नोट ऑफ टू एटलीस्ट वन शुड बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यही बात बोल रहा है। अगर सारे के सारे पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट होंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको क्या करना पड़ेगा? नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। यहाँ पे रेसिडेंट ऑफ इन इंडिया, रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है? 120 दिन फाइनेंशियल ईयर में रहा हो उसको हम लोग रेसिडेंट बोलेंगे। पहले 182 दिन का कंसेप्ट था, लेकिन ये कितना हो चुका है? 120 दिन। तो यही छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं। यानी कि हम लोग को डेजिग्नेटेड पार्टनर में क्या देखना है? तो मिनिमम यही, ये सिंपल सा रूल है। देखो ये चार्ट देखो, एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स चाहिए। नो एनएलपी कैन ऑपरेट विदाउट 2 डीपीस। उसमें से एटलीस्ट 1 रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए और दोनों के दोनों इंडिविजुअल होने चाहिए। अगर वो है तो बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसको नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। इंडिविजुअल अकेले खुद से नहीं कर सकता। क्या काम होगा? ये सब काम होगा। देखो ये क्वेश्चन पूछा भी था। ये क्वेश्चन कब की बात बोलूं, शायद ये क्वेश्चन पूछा है, ये पूछा है सितंबर में ही, शायद मैं अगर रॉन्ग नहीं हूं तो सितंबर 2025 में ये सेम क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन आप पढ़ो, क्या बोलता है कि एलएलपी फॉर्म हो रहा है। मतलब ऐसे का ये है इलस्ट्रेशन एग्जांपल, लेकिन इसको क्वेश्चन के रूप में पूछा है कि देयर इज एन एलएलपी नेम हेलीकॉप्टर एलएलपी हैविंग 5 पार्टनर्स हैं। ए नॉन रेसिडेंट है, बी नॉन रेसिडेंट है, सी रेसिडेंट है, डी रेसिडेंट है एंड ई रेसिडेंट है। एटलीस्ट शुड बी नेम एट, मतलब कि कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए। 1 शुड बी रेसिडेंट। हैज मिस्टर ए एंड बी आर डेजिग्नेटेड पार्टनर। क्या ए और बी डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है? डीपी बन सकता है? नहीं, क्योंकि दोनों ही क्या है? नॉन रेसिडेंट।
तो बोला कि वो नहीं चलेगा, कम से कम सी, डी और ई में से कम एक कौन होना चाहिए, बनना चाहिए, क्योंकि एक नॉन रेसिडेंट चल सकता है, दोनों के दोनों नॉन रेसिडेंट नहीं चल सकते हैं। वन शुड बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ गए हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ गए हैं। सबसे पहली बात क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स की, क्या होने चाहिए? सबसे पहले क्या, बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। एलएलपी शुड बी ए बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। चलो उसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब क्या होता है? एलएलपी अपने नाम पे प्रॉपर्टी रख सकता है, सू कर सकता है, सूड हो सकता है, अपने नाम से सूड हो सकता है, मतलब दूसरे की जरूरत नहीं है, हम अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीदेंगे, अपने नाम से केस करेंगे, हम पे केस हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी। उसके बाद परपेचुअल सक्सेशन चलेगा। क्या परपेचुअल मतलब? हमेशा सक्सेशन मतलब चलता रहेगा, एलएलपी का चलता रहेगा, जब तक बंद ना करो तब तक चलता रहेगा एलएलपी, कोई भी झंझट नहीं है। चलो म्यूचुअल एजेंसी चाहिए क्या? हाँ एलएलपी चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी तो चाहिए, तो पार्टनरशिप का बेसिक चीज है, लक्षण है। पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ एलएलपी। क्या पार्टनर के एजेंट होंगे? नहीं, हर पार्टनर एलएलपी के एजेंट होगा, इसको यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी बोल रहा है। लिमिटेड लायबिलिटी, क्या लिमिटेड लायबिलिटी चाहिए पार्टनर का? इसीलिए तो एलएलपी आया। कितना होगा? अपने कंट्रीब्यूशन तक। क्या एग्रीमेंट की जरूरत है? हाँ, एग्रीमेंट नहीं रहेगा तो शेड्यूल 1 लग जाएगा। कॉमन सील चाहिए, कॉमन सील जरूरी है क्या? कॉमन सील अब हो चुका है, कॉमन सील मतलब मोहर, कॉमन सील मतलब मोहर समझो। यहाँ पे क्या यही होता ही है। तो बोला कॉमन सील मतलब ऑप्शनल है, इसको हम लोग ऑफिशियल सिग्नेचर कर बना सकते हैं। अगर नहीं है तो कॉमन सील दो डेजिग्नेटेड पार्टनर सेंड कर देंगे, हो गया। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, पार्टनर्स मैनेज बिजनेस वाइल डेजिग्नेटेड पार्टनर इंश्योर कंप्लायंस। बिजनेस कौन मैनेज करेगा? पार्टनर्स, और डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या इंश्योर करेंगे? कंप्लायंस। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए? मिनिमम 2, मैक्सिमम अनलिमिटेड। तो एक बार इसको आप पढ़ो, 1 मिनट के लिए बस पढ़ो, एक बार मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा सा पढ़ लो, एकदम इजी खोला पॉइंट है। चलिए जी, तो आपने इसको पढ़ लिया है। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होना चाहिए, कितना मैक्सिमम? अनलिमिटेड। बिजनेस क्यों करेंगे? क्या प्रॉफिट मोटिव ही रहेगा? हाँ भैया, क्या एनपीओ मतलब नॉन प्रॉफिट मोटिव के लिए खोल सकते हैं। ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैसे होगा? एमसीए पोर्टल पे। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है? हाँ, फ्रॉड और मिसकंडक्ट के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करवा सकते हैं? इन्वेस्टिगेशन। फॉरेन एलएलपी को क्या करना पड़ता है? आरओसी के पास जाकर रजिस्ट्रेशन, मतलब इंडिया में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, मतलब वो बताते हैं कि हम इंडिया में आगे, हमको काम करने का परमिशन दे दीजिए भैया। आरओसी, तो आरओसी बोलता है तथास्तु, परमिशन मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन करवा लो। हाँ, क्या कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट होगा? कॉम्प्रोमाइज मतलब सेटलमेंट, अरेंजमेंट होता है इंटरनल रिस्ट्रिक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्या हो सकता है? क्या हम लोग अपने आप में 2 सेटलमेंट कर सकते हैं? लोग कर सकते हैं। क्या हम लोग अपना इंटरनल फ्लेक्सिबिलिटी से रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं? क्या शेयर कम ज्यादा कर सकते हैं? क्या 2 पार्टनर हैं, मान लो 2 का 60-40 रेशियो था, अब हम लोग चाहते हैं 70-30 करना, कर सकते हैं क्या? कर लो। तो एलएलपी क्या होता है? क्या करता है भाई एलएलपी? मर्ज कर सकता है अपने आप को, मर्ज कर सकता है। खुल जा भाई पेन, आ जाओ। मर्ज कर सकता है अपने आप को, रीस्ट्रक्चर कर सकता है आपको, और क्या कर सकता है? और एनसीएलटी के साथ क्या कर सकता है वो? एनसीएलटी का अप्रूवल उसको चाहिए होंगे। कहां पर रहे थे? आ जाओ, जल्दी चलते हैं। अरे कहाँ गया?
तो हाँ, एनसीएलटी का अगर कोई डिस्प्यूट को सेटल करना है तो हम लोग को किसका परमिशन का चाहिए होगा? एनसीएलटी का परमिशन चाहिए होगा। एनसीएलटी का परमिशन हम लोग को चाहिए होगा। कन्वर्जन ऑफ एलएलपी, क्या एलएलपी कन्वर्ट हो सकता है क्या? फॉर्म प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कन्वर्ट एलएलपी में हो सकते हैं, कोई भी दिक्कत इसका नहीं है। अच्छा, ये सबको आप डिटेल में पढ़ना है, ये सारे फीचर्स को आप डिटेल में पढ़ना है। देखते हैं कुछ काम की बात बची है कि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसके पार्टनर से अलग है, ये इसका परपेचुअल सक्सेशन है, ठीक है। मतलब पार्टनर का डेथ वगैरह रिटायरमेंट हो रहा है तो इसके पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत शानदार। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन, एलएलपी कंटिन्यू टू, मतलब एलएलपी चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। कोई रोक सकता है क्या इसको? कैसे खत्म हो सकता है? खुद से वॉलंटरी या एनसीएलटी कंप्लीट बंद कर सकता है, बाकी कोई तरीका नहीं है। लाइक डेथ, इंसॉल्वेंसी या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एलएलपी अपने नाम पे प्रॉपर्टी रख सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकता है अपने नाम से। आ जाओ भाई, कहाँ चले जाते हो बार बार तुम? कहाँ चले गए हो? अरे यहाँ हो, छुप के बैठ जाते हो। चलो भाई, तो सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी की बात कर रहा हूँ। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब एलएलपी है जिस डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर। एलएलपी इज लायबल फॉर फुल, मतलब एलएलपी लायबल किससे रहेगा? एलएलपी तो पूरा लायबल रहेगा। पार्टनर की लायबिलिटी कम है ना, लिमिटेड। एलएलपी की लायबिलिटी तो अनलिमिटेड है। कैरेक्टर्स ऑफ एलएलपी आर नॉट कैरेक्टर्स ऑफ पार्टनर्स इंडिविजुअल। क्या एलएलपी का जो कैरेक्टर है पार्टनरशिप, मतलब क्या पार्टनर का भी कैरेक्टर है क्या? क्या पार्टनर को भी कुछ देना है क्या उनको? नहीं, एलएलपी का कैरेक्टर में तो एलएलपी को सेटलमेंट अपना लायबिलिटी खुद करना है। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी देखते हैं। इन एलएलपी पार्टनर इज एजेंट ऑफ एलएलपी बट नॉट अदर पार्टनर्स, नॉट नो पार्टनर इज लायबल फॉर अनऑथराइज्ड रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ अदर। देखो, म्यूचुअल एजेंसी अगर आता है ना पार्टनर पार्टनर के बीच में, तो मतलब जो कोई फ्रॉड वगैरह थोड़ा बहुत करते हैं, अनऑथराइज काम करते हैं, उसके लिए भी दूसरा पार्टनर क्या हो जाते हैं? लेवल हो जाते हैं। फ्रॉड के लिए नहीं, लेकिन अनऑथराइज काम अगर कोई भी काम किया जा रहा है जो मतलब उनको अलाउड था, उसी में थोड़ा सा कम बेसी अगर काम कर लिया उन्होंने, अपने ऑथोरिटी को एक्सटेंड वगैरह भी कर लिया, तब भी पार्टनर्स लायबल हो जाते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें पार्टनर की लायबिलिटी दूसरे पार्टनर के लिए नहीं है। हम लोग एजेंट हैं, किसके एजेंट हैं? एलएलपी के, पार्टनर के एजेंट नहीं है। नो पार्टनर इज लायबल फॉर अनऑथराइज्ड और रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ अदर, नो जॉइंट लायबिलिटी अमंग पार्टनर्स। कोई जैसे पार्टनरशिप में मोर देन जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो पार्टनर जस्मित कमिट्स फ्रॉड, एलएलपी इज लायबल बट पार्टनर्स एनआईएज नॉट पर्सनल लेवल्स अनलेस शी वाज इन्वॉल्व। जब तक कोई इन्वॉल्व नहीं है उनकी लायबिलिटी नहीं बनती है दूसरे पार्टनर की। एलएलपी एग्रीमेंट, एलएलपी राइट एंड ड्यूटीज गवर्न बाय एलएलपी, मतलब एलएलपी एग्रीमेंट के तहत किया जा सकता है जिसमें उनके ड्राफ्ट ऑन टर्म्स होंगे। नो एग्रीमेंट, शेड्यूल 1। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, एलएलपी इज क्रिएटेड बाय लॉ, हेंस क्या कहलाएंगे? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अपने नाम पे प्रॉपर्टी वगैरह रख सकता है, वही बात बार बार। कॉमन सील की जरूरत है क्या? कॉमन सील की मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर कॉमन सील है तो उसको कस्टडी में रखना पड़ेगा। कितने? 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर के प्रेजेंस में आप उसको मुहर लगाओगे, कॉमन सील लगाओगे। समझ में अगर है तो ये सब रूल है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर की होंगी क्या? हाँ। इच पार्टनर इज एजेंट ऑफ एलएलपी नॉट अदर पार्टनर्स, उनका एग्री जितना कंट्रीब्यूशन दिए हो तहां तक उनकी लायबिलिटी होगी। और कंट्रीब्यूशन क्या दे सकते हैं? टेंजिबल, इंटेंजिबल या फिर कोई भी एसेट्स को वो क्या कर सकते हैं? मतलब कैपिटल कंट्रीब्यूशन में ला सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल ट्रेडिशनल पार्टनर में लाते हैं, पार्टनरशिप में लाते हैं। मैनेजमेंट कौन करेगा? सारे के सारे पार्टनर्स डे टू डे में अपना काम करेंगे, आ सकते हैं, मैनेज करेंगे। कंप्लायंस की जिम्मेदारी हमेशा डेजिग्नेटेड पार्टनर की होगी। मिनिमम कितने होंगे? मिनिमम पार्टनर होंगे 2, मिनिमम डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा 2, सारे के सारे इंडिविजुअल होंगे, एटलीस्ट रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे। मैक्सिमम लिमिट कुछ भी नहीं है। पार्टनर बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें मतलब नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव के लिए आप एलएलपी नहीं खोलते हो। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है? हाँ, फ्रॉड होने की अगर चांस, फ्रॉड हुआ है या फिर कुछ ऐसा काम हुआ है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं लगता है कि होना चाहिए था, तो इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से करा सकता है। क्या कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट? देखो, कॉम्प्रोमाइज मतलब होता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अरेंजमेंट होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, मतलब
किसी का शेयर बढ़ा घटा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको अपने हिसाब से उसको चेंज कर लेना है। जैसे किसी का 70% है, किसी का 30, अब हम लोग 50-50 होना चाह रहे हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या कोई एक एलएलपी दूसरे एलएलपी के साथ मिलके काम कर सकता है क्या? मर्जर कर सकता है क्या? हाँ, मर्जर भी कर सकता है। मर्जर एंड एमलगमेशन पॉसिबल है, यानी दो एलएलपी एक एलएलपी बन के काम कर सकते हैं। ये सब अलाउड है एलएलपी में? हाँ, अलाउड है। क्या एलएलपी कन्वर्ट हो सकते हैं? हाँ, एलएलपी कैन बी कन्वर्टेड इनटू, मतलब कौन कौन एलएलपी में आ सकते हैं फॉर्म? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, पब्लिक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, शेड्यूल 2 था ये, शेड्यूल 3 था ये, एंड शेड्यूल 4 था ये। क्या ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स पॉसिबल है? हाँ भाई, हाँ, एमसीए के पोर्टल से ई फाइलिंग भी पॉसिबल है, ई फाइलिंग भी पॉसिबल है। उसमें क्या चाहिए होगा अपने को? डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होगा बस। किसका? डेजिग्नेटेड पार्टनर का। फॉरेन एलएलपी कौन होंगे? फॉरेन एलएलपी वो होंगे जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, एस्टैब्लिश प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। एस्टैब्लिश प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पे है? इंडिया में। उनको क्या बोलेंगे? फॉरेन एलएलपी। तो फॉरेन एलएलपी कैन बी ए पार्टनर इन इंडियन एलएलपी। हाँ, फॉरेन एलएलपी इंडियन पार्टनर हो सकता है। अरे भाई, वो आरओसी से मिलकर रजिस्ट्रेशन तो ले ही लेगा ना इंडिया में, तभी फॉरेन एलएलपी ही बोलेंगे। हाँ, क्योंकि इनकॉर्पोरेट हुआ है फॉरेन लॉ में। अब है कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कैसे करेंगे? सबसे जाएंगे हम लोग एमसीए के पोर्टल पे ही इनकॉर्पोरेशन होता है। नेम रिजर्व करते हैं। नेम कितने दिन के लिए रिजर्व करेंगे हम लोग? 3 मंथ्स के लिए नेम रिजर्व हो जाएगा। रन फैसिलिटी होता है नेम रिजर्वेशन का, 3 मंथ्स के लिए नेम रिजर्वेशन हो जाता है। इसी 3 महीने में सारे डॉक्यूमेंट वगैरह, एग्रीमेंट वगैरह सब यहाँ पे फाइल करते हैं। एग्रीमेंट सब फाइल करने के बाद आरओसी को लगता है कि भाई ये तो चकाचक है, सारा डॉक्यूमेंट एकदम सही है। आरओसी हम लोगों को क्या देता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइड कर देता है। अब चले देखते हैं क्या क्या लिखा है, देखते हैं क्या क्या लिखा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे कहाँ कहाँ कहाँ, हाँ 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 हाँ, देखो भैया, देखो देखो देखो। For incorporating LLP, legal process must be followed, beginning with the filing of incorporation document. ठीक ठीक ठीक। Condition for incorporation, LLP contributed, मतलब incorporate हो सकता है। कितने लोग चाहिए? एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, मिनिमम 2 persons। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए और प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, नॉन प्रॉफिट मोटिव नहीं चलेगा। तो ये पढ़ा कि कंडीशन क्या होना चाहिए। कंडीशन तो ये है, कंडीशन में देखो एसोसिएशन ऑफ 2 पर्सन, पहली बात। सबसे पहले कितना एसोसिएशन चाहिए? एसोसिएशन ऑफ 2 पर्सन। ये 2 पर्सन क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे। कैसा बिजनेस? लॉफुल बिजनेस। दो, पहला क्या क्या काम है? एसोसिएशन चाहिए, 2 और मोर पर्सन का लॉफुल बिजनेस करेंगे प्रॉफिट मोटिव के लिए। यही बात है, इसी पे क्वेश्चन भी आया था। नॉन इकोनॉमिक पर्पस के लिए नहीं खोल सकते, नहीं हम लोग एलएलपी स्टार्ट कर सकते हैं। फाइलिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट विद रजिस्ट्रार, क्या रजिस्ट्रार के पास हम लोग कौन कौन से डॉक्यूमेंट देंगे? एलएलपी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट मस्ट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, जो कि फॉर्म दिया हुआ है उसी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में करेंगे। प्रिस्क्राइब्ड फीस लगेगा, और रजिस्ट्रार जिस स्टेट में हम लोग काम करेंगे उस स्टेट के आरओसी को हम लोग फाइल करेंगे, उस स्टेट के आरओसी को हम लोग फाइल करेंगे। जैसे बिहार में कर रहे हैं तो बिहार के आरओसी को, मतलब पटना के आरओसी को, अगर हम लोग यूपी में कर रहे हैं तो यूपी वाले को। स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस मतलब हम लोग कंप्लायंस, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस देते हैं क्या? किस चीज का स्टेटमेंट हम कंप्लायंस देते हैं? कि हम लोगों ने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या किया है? कंप्लाई कर लिया है। देखो एक चीज मैं आपको ध्यान दिलवा दूं, क्या ध्यान दिलवा दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा समझो। ये सेक्शन नंबर 11 है। ये कौन सा सेक्शन? इनकॉर्पोरेशन का कौन सा सेक्शन है भैया? सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 11 है इनकॉर्पोरेशन का, ठीक है। और सेक्शन नंबर 11 में ये 2 क्लॉज है, क्लॉज नंबर ए, सेक्शन नंबर 11 का सब सेक्शन 1 का क्लॉज ए, एंड क्लॉज बी, एंड क्लॉज सी है। ये क्लॉज सी है।
तो क्लॉज सेक्शन नंबर 11 का सबसेक्शन 1 जिसमें कंडीशन की बात करता है, उसमें क्लॉज ए जो है वो बताता है कि ए एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन हो जाए, कम से कम 2 लोग चाहिए। बी बताता है कि डॉक्यूमेंट फाइल करना है, मतलब फीस वगैरह सब फाइल करना है, फॉर्म फाइल करना है। सी बताता है स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, मतलब जो भी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो रहा है वो जो भी रिक्वायरमेंट थे लॉ के सारे को वो क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। इसमें चाहिए होगा हम लोगों को क्या, इसमें चाहिए होता है क्या, इसमें चाहिए होता है हम लोग को सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन कौन देता है, कोई भी प्रोफेशनल दे सकता है, कोई भी प्रोफेशनल जो कि या तो एडवोकेट हो, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, और जो कि कॉस्ट अकाउंटेंट हो, ये वो दे सकता है कि हाँ ये स्टेटमेंट देगा कि हाँ सारा कुछ भी रिक्वायरमेंट जो है हम लोगों ने क्या किया हुआ है, पूरा किया हुआ है। तो ये सेक्शन नंबर 11 के कितने हैं, सब सेक्शन 1 के ABC पॉइंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये तीनों अपने को देख के चलना है, ये तीनों अपने को देख के चलना है। क्यों देख के चलना है, क्योंकि अभी तुरंत के तुरंत हम लोग देखेंगे कि इसकी जरूरत हम लोग को पड़ने वाली है। हाँ, तो कौन फाइल करेगा ये स्टेटमेंट, टू एनी पर्सन हु हैज सब्सक्राइब टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, जो कोई भी सब्सक्राइब किया है, यानी कि जो बाद में पार्टनर बन जाएंगे उन्हीं को हम लोग सब्सक्राइबर भी बोल रहे हैं, जो कि बाद में कौन बन जाने वाले पार्टनर। तो कोई भी पार्टनर जो पहले बनेगा, मतलब बाद में बनेगा, उसको हम लोग सब्सक्राइबर बोल रहे हैं, तो वो सब्सक्राइब करेगा डॉक्यूमेंट को। और कोई भी प्रोफेशनल लिख के देगा जो सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स, जो भी जितने लीगल रिक्वायरमेंट्स थे वो कंप्लाई हो गए हैं। ऐसे कंपनी में भी होता है, सेम टू सेम कंपनी में भी होता है कि लिख के देना पड़ता है कि सारा कंप्लायंस हम लोगों ने किया है। उसी तरीके से यहां पर भी लिख के देना पड़ेगा कि सारा कंप्लायंस हम लोगों ने क्या किया है, पूरा किया है। तो देखो अब कंटेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में क्या क्या आएगा। कंटेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में देखते हैं हम लोग को सबसे पहले प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। नेम ऑफ एलएलपी देंगे, मतलब ये डॉक्यूमेंट हम लोग देंगे इनकॉर्पोरेशन के वक्त। कौन कौन सा, नेम ऑफ एलएलपी, प्रपोज बिजनेस, आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो। आप जैसे कि एजुकेशन का बिजनेस है तो आपका एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग है मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग है ट्रेडिंग, प्रोफेशन है तो प्रोफेशन। रजिस्टर्ड ऑफिस आपका क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच पार्टनर, सारे पार्टनर का नेम एंड एड्रेस क्या है। नेम एंड एड्रेस ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर दोगे, एंड अदर प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन, जो कुछ भी एक्ट में लिखा है वो सारा इंफॉर्मेशन आप लोग दोगे। अगर आपने फॉल्स स्टेटमेंट बनाया है, कुछ आपने फॉल्स दिया है, कोई भी स्टेटमेंट इनकॉर्पोरेशन के वक्त दिया है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपने फाइल किया है जो आपकी पता है कि वो फॉल्स है, या फिर आपको पता है कि वो ट्रू नहीं है, तो आपको इंप्रिजनमेंट होगा। इंप्रिजनमेंट मतलब आपकी जेल हो सकती है, 2 साल की आपको जेल हो सकती है, और फाइन जो लगेगा वो 10,000 से कम 10,000 का फाइन लगेगा। और मैक्सिमम फाइन कितना हो सकता है, 5 लाख तक, मतलब ये दोनों लगेगा ही। 2 साल तक जेल हो सकती है और फाइन कम से कम 10,000, जो कि ज्यादा से ज्यादा 5 लाख तक, मतलब दोनों लग सकता है आपको, अगर आप फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हो कुछ भी। तो जैसे रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है, आपने बता दिया वहां रजिस्टर्ड ऑफिस है। जैसे कि आपका कोई पार्टनर बन ही नहीं रहा जबकि उसका नाम लिखा रहा हो कि ये भी पार्टनर बना है, तो इस टाइप का फालतू इन्फॉर्मेशन दोगे तो आप पे कार्रवाई होगी। इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रार, सेक्शन नंबर 11 में था हम लोग को डॉक्यूमेंट क्या फाइल करना है। सेक्शन नंबर 11 देखो हम लोग को बताता है कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, सारे नॉर्मल प्रोसीजर हम लोग को सेक्शन 11 में है। और हम लोग का काम के अलावा अब है कि रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी सेक्शन नंबर 12 में बताई गई है। तो हम लोग की जिम्मेदारी सेक्शन नंबर 11 है, जो हम लोग सारा डॉक्यूमेंट वगैरह फाइल करेंगे। सेक्शन 12 बात करता है रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी। अब रजिस्ट्रार क्या करेगा, तो रजिस्ट्रार आफ्टर नेसेसरी वेरीफाइंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स, जो कि सेक्शन 11 में फाइल हुए हैं, उसको अपना क्या करेगा, टेक्स एक्शन फॉर्मली रजिस्टर ऑफ एलएलपी एंड इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो इशू करेगा, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो रजिस्ट्रार का ड्यूटी क्या है, रजिस्ट्रार ड्यूटी ऑन कंप्लायंस क्या क्या चेक करेगा। सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी एंड सी। बी क्या था, बी में हम लोग का था वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म वगैरह फाइल करने का, सी में कंप्लायंस चेक करने का, सी मतलब कंप्लायंस। तो देखेगा कि सारा डॉक्यूमेंट वगैरह सब फाइल है कि नहीं, और 14 दिन का, विद इन 14 डेज कंपनी का सारा डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेशन अपना सारा डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कर लेगा 14 डेज के अंदर। और 14 डेज के अंदर ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को क्या करेगा, इशू कर देगा। जो भी नेम से बना है, कौन बना है एलएलपी, उस नेम का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा।
तो इफ क्लॉज 1 और क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 मिनिमम 2 नॉट कंप्लाइड आरओसी, अच्छा अगर दो बोला कि सेक्शन 11 का सब सेक्शन 1 का क्लॉज ए अगर मीट नहीं हुआ है यानी दो लोग नहीं है, तब अरे भाई क्यों रजिस्टर करेगा, तब तो फालतू बात लिखा हुआ। अच्छा प्रिजम्पशन ऑफ कंप्लायंस, अगर बोला कि अगर सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में अगर प्रोफेशनल लोग सर्टिफिकेट ऐसा दे देता है कि भाई दो लोग मीट है, दो लोग है इधर, तो उस मतलब वो मान लेगा ना भाई, तो वो मान लेगा, कौन मान लेगा, आरओसी जो दो लोग है। तो बोला रजिस्ट्रार मेक्स द स्टेटमेंट फाइल अंडर सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, जो सारा जो लिखा हुआ है कि क्लॉज ए जो है वो फाइल हुआ है, मतलब क्लॉज ए में दो लोग हैं, वो मान लेगा अगर कोई भी प्रोफेशनल डिक्लेरेशन ऐसा दे देता है तो, मतलब प्रोफेशनल जो भी बोलेगा वो मान लेगा, सिंपल ही बात है। प्रोफेशनल बोलेगा दो लोग है तो ये बोलेगा हाँ ठीक है हम मान लिए हैं कि दो लोग है। बोला कि जो सर्टिफिकेट आरओसी देगा वो क्या होगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन शैल बी साइंड बाय रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार साइन करेगा और ऑफिशियल रजिस्ट्रार अपना ऑफिशियल सिग्नेचर मतलब कॉमन सील यानी कि मोहर मार के ऑफिशियल सील मार के देगा। कौन देगा भाई, रजिस्ट्रार, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में ऐसा रहेगा। अच्छा सर्टिफिकेट मिल गया तो इसको इनकॉर्पोरेट मानोगे कि नहीं, बोलो क्या सर्टिफिकेट होने के बाद इसको इनकॉर्पोरेटेड मानोगे बॉडी, अरे हाँ भाई इसको इनकॉर्पोरेटेड बॉडी मानेंगे, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, कंक्लूसिव ठोस एविडेंस है। किस चीज का ठोस एविडेंस है कि एलएलपी रजिस्टर्ड हो चुका है। विच नो एल्स के मतलब कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता, एक बार सर्टिफिकेट मिल गया तो कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता कि एलएलपी रजिस्टर्ड नहीं है। चलो ये समरी है एलएलपी का, एक बार पढ़ लेना, नोट्स में है, नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसमें जाना है, नोट्स को डाउनलोड कर लेना है, ये रहेगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी चेंज, क्या रजिस्टर्ड ऑफिस एक बार बनाने के बाद चेंज भी कर सकते हैं क्या, आंसर यस कर सकते हैं, उसमें क्या हमारा बिजनेस है, हमारा मन करेगा रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने का कर सकते हैं, लेकिन आपको आरओसी को बताना पड़ेगा। LLP must maintain a registered office, the official legal address where all communication and notice can be sent. तो क्या LLP को मैंडेटरी रजिस्टर्ड ऑफिस रखना पड़ेगा, हाँ घर तो रखना ही नहीं पड़ेगा। Every LLP shall have registered office, all communication legal notice must be sent to his address, the address to be declared at the time of incorporation। जब हम लोग इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं तभी हम लोग को बताना पड़ेगा कि हम लोग का एक रजिस्टर्ड ऑफिस है, मतलब उसी टाइम में बता देते हैं कि हम लोग एक रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ है। कैसे डॉक्यूमेंट, मोड ऑफ सर्विंग डॉक्यूमेंट, मतलब कोई भी अगर डॉक्यूमेंट हम लोग एलएलपी को देते हैं तो किसको देना पड़ेगा कि हम लोग मान लेंगे एलएलपी को मिल गया है। सिंपल बात, या तो आप एलएलपी को ही दे दीजिए या कोई पार्टनर को दे दीजिए, या कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर को भी अगर आप डॉक्यूमेंट दे देते हैं तो हम मान लेंगे क्या, जो आपको एलएलपी को डॉक्यूमेंट मिल गया है। यूजिंग द फॉलोइंग मेथड, कैसे किस मोड से जाएगा डॉक्यूमेंट, किस मोड से, तो आप पोस्ट कर सकते हो, अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग आपके पास होना चाहिए, या आप कोई रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हो, एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड मोड, मतलब ईमेल वगैरह भी कर सकते हो आप, स्पीड पोस्ट वगैरह भी कर सकते हो आप, तो ये सारे मोड में आप कर सकते हो, दे सकते हो। अच्छा कहां पे भेजे, कोई डॉक्यूमेंट अगर भेजना हो, चिट्ठी पत्री करे, कोई स्पीड पोस्ट करे, रजिस्टर्ड पोस्ट करे, तो कहां करे आखिर, तो बोला कि रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी पे करो, या कोई अदर एड्रेस जो कि एलएलपी डिक्लेयर कर रहा है वहां पे आप इसको भेज दीजिए डॉक्यूमेंट को। क्या चेंज कर सकते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस, बिल्कुल कर सकते हैं चेंज, उसमें क्या है, एलएलपी कैन चेंज रजिस्टर्ड ऑफिस, बट वो चेंज करने से फाइल नोटिस ऑफ चेंज किसको नोटिस देगा भाई, रजिस्ट्रार को। चेंज विल इफेक्टिव ओनली आफ्टर फाइलिंग ऑफ आरओसी, बोला कि चेंज हम लोग तभी मानेंगे जो मतलब सही चेंज की हो, जब आप आरओसी को ये बात बता दोगे तब ही मानेंगे। पेनल्टी अगर आरओसी को नहीं बताए हैं या फिर अपना नहीं रखे रजिस्टर्ड ऑफिस, तब क्या होगा, इफ LLP does not comply with any provision of this section, कोई सेक्शन का फॉलो नहीं करते हो तो आप पे लग जाएगा मात्र 500 रुपए पर डे, जितना दिन डिफॉल्ट करते जाओगे उतना दिन 500 रुपए पर डे जुर्माना पेनल्टी, और जो कि 50,000, ये 50,000 तक हो सकता है, ये 50,000 तक 500 रुपए पर डे डिफॉल्ट लगेगा, जो मैक्सिमम 50,000 हो सकता है। अब किस पे लगेगा, एलएलपी पे और हर पार्टनर पे, एलएलपी पे और हर पार्टनर पे कितना
500 रुपया पर डे, मैक्सिमम 50,000। कितने पे लग सकता है? दोनों पे, एलएलपी और उसके पार्टनर पे। तो अगर डिफॉल्ट 20 दिन का हुआ है तो पेनल्टी हो गया 500 इंटू 20 यानी 10,000, और ये एलएलपी पे भी लगेगा और ईच पार्टनर मतलब 10,000 रुपया दोनों को देना पड़ेगा। तो समरी हम लोग कर सकते हैं कि एवरी एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस रखना चाहिए। डॉक्यूमेंट सर्व कैसे हो सकता है? पोस्ट और प्रिस्क्राइब्ड मोड से, रजिस्टर्ड पोस्ट वगैरह से। चेंज रजिस्टर्ड ऑफिस आरओसी की बताना पड़ेगा 500 पर डे और मैक्सिमम 50,000 रुपया आप पे क्या हो सकता है भाई? पेनल्टी लग सकता है। अगर एलएलपी रजिस्टर्ड हो गया है तो एलएलपी का क्या हो जाएगा? एलएलपी बन जाएगा बॉडी कॉर्पोरेट और इसके लीगल पावर्स मिल जाएंगे जो एलएलपी एंजॉय करेगा। क्या लीगल पावर है बॉडी को? अपने नाम से केस कर सकता है या अपने नाम पे केस हो सकता है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी रख सकता है, अपने पास कॉमन सील रख सकता है, और कोई भी लीगल एक्ट जैसे कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करना, बॉडी कॉर्पोरेट कोई बनना, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट की तरफ ट्रीट होगा जैसे ही वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। अच्छा, नेम ऑफ एलएलपी, अब अंतिम क्षणों में जा रहे हैं कि नेम ऑफ एलएलपी क्या होगा। तो एलएलपी का नेम क्या होगा? एवरी एलएलपी मस्ट फॉलो नेमिंग गाइडलाइंस। नेमिंग गाइडलाइंस एलएलपी का क्या है? तो अपने नाम के पिछू या अपने नाम में क्या लगाना पड़ेगा? एलएलपी वर्ड लगाओ या एलएलपी को शॉर्ट करके एक्रोनिम करके एलएलपी लगाओ। तो दीज मस्ट लास्ट वर्ड ऑफ द लास्ट वर्ड, मतलब नाम के पीछे में क्या लिखा रहेगा? एलएलपी लिखा रहेगा, है ना। नेम दैट कैन नॉट बी रजिस्टर्ड, कौन से नेम में आप रजिस्टर्ड नहीं हो सकते? नो एलएलपी रजिस्टर्ड विद नेम दैट इज अनडिजायरेबल है। अनडिजायरेबल मतलब क्या होता है? जो कि डिजायरेबल नहीं है। अनडिजायरेबल का मतलब है जो कि ऐसे वर्ड हैं जो कि ऑफेंसिव है, जो कि अगेंस्ट पब्लिक हो। जैसे आप गाली गलौज के साथ एलएलपी बनाना चाहते हो, डैश 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 एलएलपी, ऑफेंसिव है, रजिस्टर नहीं हो सकता। कौन रिजेक्ट कर देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। या तो अनडिजायरेबल है या फिर टू सिमिलर है, आइडेंटिकल है या फिर टू सिमिलर है, या तो सेम, या तो कोई एग्जिस्टिंग कंपनी या एग्जिस्टिंग एलएलपी से मैच कर रहा है, जैसे रिलायंस एलएलपी बना रहे हैं, नहीं, रिलायंस कंपनी से मैच कर जाएगा, नहीं बना सकते। या फिर कोई एलएलपी से मैच कर रहा है, या फिर कोई ट्रेडमार्क, कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप ने अपना एक ट्रेडमार्क, कोई भी सोल प्रोप्राइटर है अपना एक ट्रेडमार्क ले लिया है, ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया। कौन सा? ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में, और उस ट्रेडमार्क से हमारा नाम रिसेंबल कर रहा है, तब भी हम वो नेम के साथ रजिस्टर नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। आते हैं तो रिजर्वेशन ऑफ नेम। अच्छा, अब है कि सेक्शन 16 होता है नेम रिजर्व कितने महीने के लिए होंगे? 3 महीने के लिए। नेम रिजर्व होगा हमारा कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन, रिजर्व अपना नेम कर सकते हो। कब कर सकते हो? अगर आपको नया एलएलपी बना रहे हो। नेम ऑफ प्रपोज्ड एलएलपी मतलब क्या? अगर कोई नया एलएलपी बना रहे हो तो उसका नेम प्रपोज कर सकते हो आप। या फिर आप एग्जिस्टिंग एलएलपी हो और आपको लगता है कि नहीं मेरा नाम तो खराब है, मेरा नाम में मजा नहीं आ रहा, तो अपना नेम भी आप एग्जिस्टिंग एलएलपी होकर भी चेंज कर सकते हो। एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब मोड में करोगे, प्रिस्क्राइब फीस के साथ करोगे, और रन एलएलपी मतलब रिजर्व यूनिक नेम फैसिलिटी है एमसीए पोर्टल पे, वहां पे कर दोगे और बोलोगे कि हमारा नाम, मतलब एप्लीकेशन दोगे अपना नाम क्या करने के लिए? रिजर्व करने के लिए। अब रजिस्ट्रार क्या करेंगे? रजिस्ट्रार सेल चेक नेम करेगा, देखेगा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से सही है कि नहीं। अगर वायलेशन होगा तो अलाउ ही नहीं करेगा, अगर वायलेशन नहीं है तो नेम अलाउ कर देगा। कितने दिन के लिए अलाउ करेगा? मतलब नेम कितना दिन के लिए रिजर्व हो जाएगा? 3 महीने के लिए नेम रिजर्व हो जाएगा, 3 महीने के लिए नेम रिजर्व हो जाएगा। चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी, अगर गलती से भी कोई गलत नेम के साथ आप रजिस्टर्ड हो गए, गलत नेम के साथ कोई आप एक्सीडेंटली रजिस्टर्ड हो गए, जो कि चाहे तो अनडिजायरेबल था या आइडेंटिकल था, सिमिलर था, कोई कंपनी एलएलपी या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट आपको डायरेक्शन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको देगा कि आपका नेम जो है टू डिसेंबल है या फिर बहुत ही ज्यादा सिमिलर है या आइडेंटिकल है, किससे? अनदर एलएलपी से या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से। और आपको बोला क्या जाएगा आपको कि प्लीज आप नेम अपना चेंज कर लीजिए। कितने दिन के अंदर चेंज कर लीजिए? तो विदिन 3 मंथ्स आप चेंज कर लीजिए। अच्छा, ये एप्लीकेशन कौन दे सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट तो खुद ही पता तो नहीं चलेगा हरिशंभव पता लग गया ये तो गलत नाम के साथ रजिस्टर्ड है, ऐसे तो नहीं होगा। वो बोलेगा क्या भाई, अदर एलएलपी बोल रहा है कि ये गलत नाम के साथ रजिस्टर कर लिया है,
कंपनी प्रोप्राइटर, कोई कंपनी वाला दे रहा है, या कोई प्रोप्राइटर मतलब कौन, प्रोप्राइटर मतलब कौन जिसका ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड है, वो एप्लीकेशन दिया है कि भारी मिस्टेक हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे, आपने गलत नाम के साथ इसको रजिस्टर कर दिया है। तो उसके बाद क्या होगा, 3 महीने के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट एलएलपी चेंज करो अपना नेम। अच्छा एक बात लेकिन याद रखना कि भाई ट्रेडमार्क ओनर के पास जो ये फैसिलिटी है वो 3 साल तक है। वो 3 साल तक वो मतलब सोया रहेगा 3 साल तक में वो कभी कभी बोल सकता है कि मेरा सिमिलर नाम के साथ तुमने रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 3 साल तक के अंदर क्या कर सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है। The trademark owner can file such application within 3 years from the date of incorporation। जब LLP रजिस्टर्ड हुआ है उसके 3 साल तक उसको पता चल जाता है कि ये मेरे नाम के साथ रजिस्टर्ड हुआ है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दे सकता है। या अगर नेम चेंज, अगर मैं एग्जिस्टिंग LLP हूं और मैंने अपना कोई नेम चेंज किया, वो मैच कर गया कोई ट्रेडमार्क वाले से, तो वो भी तो बोलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या कर दिए महाराज, हमारे नाम के साथ रजिस्टर करवा दिए आप। तो उस केस में भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट 3 महीने का टाइम देगा कि भाई इसको चेंज कर दे, भाई तू अपना LLP का नाम चेंज कर। प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसीजर आफ्टर नेम चेंज डायरेक्शन, वंस द LLP चेंजेस इट्स नेम 15 विदिन 15 डेज LLP मस्ट, जैसे ही मतलब 3 महीने का टाइम मिलेगा, 3 महीने के बाद ये 15 मतलब 3 महीने का टोटल टाइम दिया है। ये डायरेक्शन दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कितने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई आपको नेम चेंज कर लेना है कितना दिन के अंदर, 3 मंथ्स के अंदर। अब बोल रहा है क्या, नेम चेंज करने के बाद वंस द LLP चेंज इट्स नेम, 15 दिन के अंदर विदिन 15 डेज LLP क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को बता देगा, सुनिए ना सेंट्रल गवर्नमेंट, हमने चेंज कर लिया अपना नेम, और गवर्नमेंट सबमिट गवर्नमेंट ऑर्डर के साथ अपना बताएगा कि देखो आपका ये ऑर्डर था और हम लोगों ने चेंज कर लिया है, देखो मैचिंग। देन रजिस्ट्रार उसका नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा, कितने दिन के अंदर, विदिन 30 डेज, और उसको नया मिल जाएगा। और अपना बोलेगा कि भाई LLP तुम अपना एग्रीमेंट में भी अपना नेम चेंज कर लो, जो एग्रीमेंट में अपना नेम लिखा रहेगा ना वो भी चेंज कर लो, तुम्हारा सारा कुछ चेंज हो गया है। तो कितना दिन हम लोग एप्लीकेशन देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट 3 महीने का टाइम देगा हम लोग को, 3 महीने के अंदर हम लोग चेंज करेंगे, 15 डेज के अंदर हम लोग बताएंगे कि हम लोगों ने नेम चेंज कर लिया है। उसके 30 डेज के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नया रजिस्ट्रार हम लोग को दे देगा। अगर LLP ने अपना नेम चेंज का जो डायरेक्शन था उसको नहीं माना, इफ LLP fails to comply with the name change order, the LLP does not comply name change direction, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, अपने आप से एक नया नाम दे देगा। बोला तू नहीं मान रहा नाम, मेरे हिसाब से आज से तेरा ये नाम है, और रजिस्ट्रार को बोलेगा रजिस्ट्रार अपडेट कर जरा इसका नाम जल्दी से अपडेट कर, और रजिस्ट्रार वो नया नेम से LLP को रजिस्टर कर देगा और फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भेज देगा। मोड ऑफ सर्विंग नोटिस जैसा था ना उसी तरीके से भेज देगा, ये तुम्हारा नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है नए नेम के साथ। लेकिन वो नेम यूज करना पड़ेगा क्या, LLP को करना ही पड़ेगा, तब तो करना ही पड़ेगा। क्या LLP वो नेम जो दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट उसको भी चेंज कर सकता है क्या, हाँ कर सकता है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, वो नेम को चेंज कर सकता है। अब आते हैं क्या LLP वर्सेस पार्टनरशिप, LLP वर्सेस पार्टनरशिप का डिफरेंस हम लोग देखेंगे, और एक और हम लोग को देखना है क्या LLP वर्सेस, अच्छा और हम लोग को एक और देखना है LLP वर्सेस कंपनी का डिफरेंस हम लोग को देखना है, दोनों का डिफरेंस हम लोग को देखना है। तो LLP वर्सेस पार्टनरशिप फॉर्म, तो रेगुलेटिंग एक्ट पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगता है पार्टनरशिप फॉर्म पे, जबकि LLP पे 2008 लगता है। क्या LLP बॉडी कॉर्पोरेट है, हाँ। क्या पार्टनरशिप बॉडी कॉर्पोरेट है, नहीं। क्या सेपरेट लीगल एंटिटी है LLP का, हाँ। पार्टनरशिप हमें सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। कैसे, क्या रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है LLP एक्ट में, हाँ। क्या यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, नहीं। यहाँ पे सिर्फ कैसे क्रिएट हो सकते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट से ही। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन से क्रिएशन होता है, वहां पे पार्टनरशिप एग्रीमेंट से रजिस्ट्रेशन मतलब काम स्टार्ट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मैंडेटरी है, यहाँ पे ऑप्शनल है। परपेचुअल सक्सेशन यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा। पार्टनरशिप फर्म में परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है। अच्छा, ये अपने नाम के पीछे LLP और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप लगाएगा, जबकि यहाँ पे ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
नेम का। लिमिटेड लायबिलिटी में पार्टनर्स का लायबिलिटी लिमिटेड होता है टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, और पार्टनर्स में पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड होता है पार्टनर्स की लायबिलिटी। म्यूचुअल एजेंसी क्या है? म्यूचुअल एजेंसी इसमें एलएलपी में क्या होंगे, हर एक पार्टनर जो है, हर एक पार्टनर है एजेंट ऑफ एलएलपी है, अदर पार्टनर का एजेंट नहीं है, जबकि पार्टनरशिप फर्म में हर एक पार्टनर जो है एजेंट ऑफ फर्म एज वेल एज एजेंट ऑफ पार्टनर भी है। डेजिग्नेटेड पार्टनर का कांसेप्ट यहाँ पे है, कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, दोनों इंडिविजुअल चाहिए, कम से कम एक क्या होना चाहिए, रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। पार्टनरशिप फर्म में ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है। कॉमन सील यहाँ पे है लेकिन वो है ऑप्शनल, यहाँ पे कॉमन सील की चर्चा ही नहीं गई है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। लीगल कंप्लायंसेस डेजिग्नेटेड पार्टनर इंश्योर करेंगे, यहाँ पे लीगल कंप्लायंसेस कौन इंश्योर करेंगे, सारे के सारे पार्टनर इंश्योर करेंगे। अब आते हैं, अब क्या क्या देखना है आपने को, देखो एनुअल फाइलिंग, यहाँ पे एलएलपी को क्या फाइल करना है, एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, ये एलएलपी को फाइल करना होता है। एनुअल रिटर्न विद द रजिस्ट्रेशन और एक एनुअल रिटर्न भी सर में, तो एलएलपी को क्या क्या फाइल करना पड़ेगा, अपना अकाउंट्स जो भी मेंटेन किया है वो, और साथ ही साथ एक स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, ये दोनों तो फाइल करेगा ही, साथ ही साथ एक एनुअल रिटर्न भी फाइल करेगा। कौन? एलएलपी। जबकि पार्टनरशिप फर्म में ऐसा कोई भी अकाउंट्स फाइल करने की जिम्मेदारी पार्टनरशिप फर्म को नहीं है। फॉरेन एलएलपी क्या इंडियन एलएलपी बन सकते हैं? फॉरेन नेशनल कैन बिकम पार्टनर्स इन एलएलपी, हाँ बन सकता है। फॉरेन नेशनल कैन बिकम ए पार्टनर इन एलएलपी, हाँ चलेगा। फॉरेन नेशनल कैन नॉट बिकम पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म। अच्छा, माइनर क्या पार्टनर बन सकते हैं एलएलपी में? नहीं, कोई भी रूल नहीं है, जबकि पार्टनरशिप फर्म में सेक्शन 30 बोलता है कि माइनर कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट। माइनर पार्टनर नहीं बन सकता लेकिन बेनिफिट के लिए पार्टनरशिप में आ सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। अच्छा, एलएलपी अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, सॉरी एलएलपी और कंपनी में हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं। पहली बात, कौन सा एक्ट लगेगा? एलएलपी एक्ट 2008, यहाँ पे क्या लगेगा? कंपनी एक्ट 2013। मेंबर्स, पर्सन जो बनते हैं एलएलपी में, पार्टनर जो बनते हैं उसको हम लोग पार्टनर ही बोलते हैं, यहाँ पे उसको मेंबर्स बोलते हैं जो शेयर लेते हैं। तो नेम के पीछे क्या लगाना पड़ेगा? एलएलपी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? लिमिटेड कंपनी अगर पब्लिक कंपनी है तो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो। नंबर ऑफ पार्टनर्स, यहाँ पे मिनिमम 2 पार्टनर है, मैक्सिमम का कोई नहीं है, जबकि कंपनी में प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है। इंटरनल गवर्नेंस, इंटरनल गवर्नेंस यहाँ पे क्या होगा भाई? एलएलपी का अपना एग्रीमेंट से तय होगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी कंपनीज एक्ट 2030 लगेगा, अपना मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स इनका गवर्नेंस तय होगा। लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स पार्टनर, यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी है, जितना भी कैपिटल लगाए हैं यहाँ पर भी लिमिटेड लायबिलिटी है। यहाँ पे 2 टाइप का लिमिटेड लायबिलिटी है, लिमिटेड बाय गारंटी या लिमिटेड बाय शेयर कंपनी के केस में, जबकि यहाँ पे कैपिटल कंट्रीब्यूटर तक ही आपकी लायबिलिटी है हमेशा। मैनेजमेंट कौन करेंगे? सारे के सारे पार्टनर्स, और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स भी ऑथराइज होंगे खास तौर पे कंप्लायंस के लिए। यहाँ पे कौन करेगा? सारे के सारे डायरेक्टर्स करते हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होगा? मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर। यहाँ पे कौन होंगे भाई? यहाँ पे तो काम कौन करेंगे? डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स कितने होंगे? प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3। इसी के साथ आपका हो चुका है एलएलपी एक्ट का पूरा फुल फ्लेज कंप्लीट रिवीजन। हम लोगों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स को किए हैं और सारे कॉन्सेप्ट को कर दिए हैं एकदम से कंप्लीट। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो और कमेंट में बता सकते हो। मैं क्या करूंगा ना, उस टॉपिक का एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा और लेके आ जाऊंगा। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नए ऐसे ही रिवीजन वीडियो अभी आते रहेंगे, तो उसका कोई टेंशन नहीं लो, और इसका नोट्स आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। वैभव साइनिंग ऑफ।